औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दिस इज़ तारिक तुन्यू। आज हम ओरिएंटेशन करने जा रहे हैं CAT जो सर्टिफाइड एडवाइज़र इन टैक्स का एक कोर्स है जो अल्हम्दुलिल्लाह इसका 4th बैच अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए इंशाल्लाह एक ब्रीफ कंसाइज और शॉर्ट टाइम के अंदर मैं आपको एक टोटल रिव्यू दे दूंगा, एक ओरिएंटेशन दे दूंगा, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कोर्स किस तरीके से अपना पर्पस अचीव कर सकता है। सबसे पहले तो इस कोर्स में कौन से सब्जेक्ट्स हैं और किस तरीके से इस सब्जेक्ट कोर्स को हम कवर करते हैं। इनिशियली जो फर्स्ट 2 बैचेस मैंने स्टार्ट की थी वो 1 साल का कोर्स रखा था, बट ऑब्वियसली ये चूँकि शाम के टाइम पे हम पढ़ाते हैं, प्रोफेशनल्स ज़्यादातर जो लोग हैं कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहे होते हैं, तो इस वजह से 1 साल के टाइम को फिर हमने रिड्यूस करके 6 मंथ्स तक, तो हमारा जो बैच 3 है वो 6 मंथ्स के अंदर हमने पढ़ाया है। और उसका फर्स्ट मॉड्यूल अल्हम्दुलिल्लाह मॉड्यूल 1 बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ है। अभी उसका सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट होने वाला है, बट हम चूँकि 3 दिन पढ़ाते हैं तो 2 बैचेस एक वक्त में लेके चल रहे हैं। तो हमारा बैच 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। अब बैच 3 का सेकंड मॉड्यूल चल रहा है और बैच 4 का फर्स्ट मॉड्यूल हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो किस तरीके से होगा सारी डिटेल्स को हम डिस्कस करेंगे, मगर इससे पहले इसमें आपको जो मेक अ कैरियर इन टैक्स के हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। फिर मैं इंशाल्लाह एज अ सेकंड पार्ट इस सब्जेक्ट को एक एक सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से ये चीज़ें कवर होती हैं। ठीक है, आए ज़रा सबसे पहले ओरिएंटेशन में बैच 4 के लिए जो फर्स्ट पार्ट है ओरिएंटेशन का, वो मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ। देखिए, टैक्स एडवाइजरी का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नॉर्मली लोगों को, बहुत सारे बच्चों को, ख़ास तौर पे जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जो बच्चे किसी न किसी स्टेज पे क्विट करते हैं, ड्रॉप आउट करते हैं CA को, तो उनको पता ही नहीं है कि ये भी ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है कि जितना कुछ उन्होंने पढ़ा है प्रीवियसली वो उनको एक अच्छा कैरियर टैक्स में दे सकता है। तो मैं आपको इस वक्त एक पूरा पाथ बता दूंगा कि कैसे कोई बंदा टैक्स एडवाइज़र बनता है, और आप भी इवन वो लोग भी जिन्होंने CA नहीं किया, जो सिंपल ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, उनके लिए भी पाथ अवेलेबल है जिसके थ्रू वो टैक्स में एक कैरियर बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, जो हमारा टारगेट है इस कोर्स का, वो ये है कि वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज और वो स्किल, वो वर्क सिखाया जाए जिसके थ्रू बच्चा इंडिपेंडेंटली टैक्स एडवाइजरी करके अर्न कर सके। इन अदर वर्ड्स, हमारा टारगेट ये है कि बच्चा इतना सीख सके कि टैक्स की अपनी फर्म ओपन कर सके, अपना बिजनेस कर सके। ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट को टारगेट नहीं करता, बट टैक्स की फर्म बनाई जा सके। अब बच्चे इस पर बड़े हैरान होते हैं कि सर मैंने तो CA कंप्लीट नहीं किया, क्या मैं भी फर्म बना सकता हूँ? सर मैं तो CA ही नहीं हूँ, क्या मैं फर्म बना सकता हूँ? जी, यही टारगेट है। इसी टारगेट को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बिल्कुल बना सकते हैं और बनाना चाहिए। किस तरीके से होगा, आए ज़रा मैं आपको पाथ बताता हूँ। सबसे पहले कि टैक्स एडवाइजरी है क्या, उसके रेवेन्यू स्ट्रीम्स कैसे आते हैं। देखिए, टैक्स एडवाइजरी में सबसे पहली बात यह है कि जो एक काम आप करते हो, मैं 3 डिफरेंट कैटेगरीज में इसको डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले आता है पार्ट ए। पार्ट ए में जो काम किया जाता है वो कहलाता है कंप्लायंस। ठीक है, कंप्लायंस किस चीज़ की कंप्लायंस? टैक्स लॉज की कंप्लायंस। अब टैक्स लॉ के कंप्लायंस में अगर आप आएँ तो सबसे पहले टैक्स पेयर को रजिस्टर करवाना, इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए, सेल्स टैक्स पर्पज़ के लिए, फेडरल एक्साइज के लिए, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना, नेशनल टैक्स नंबर NTN दिलवाना, ये बेसिक एक रिक्वायरमेंट होती है। तो इन अदर वर्ड्स कंप्लाइंस हो रही है। लॉ ने कहा कि आपको रजिस्टर होना है, आप उसको रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो। ठीक है, उसके बाद कंप्लाइंस में दूसरी चीज़ क्या आती है, आपको रिपोर्टिंग करना। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या है, रिपोर्टिंग करना। ये रिपोर्टिंग कैसे होती है, रिटर्न फाइल होता है, टैक्स रिटर्न, सेल्स टैक्स का मंथली बेसिस पे और इनकम टैक्स का एनुअल बेसिस पे। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, अगर मैं इसकी थोड़ी सी अगर रफ कैलकुलेशन करूं तो लेट सपोज कि जी नॉर्मली ये जो कंप्लाइंस के लिए अमाउंट्स थोड़े कम होते हैं, बट वक्त के साथ जो नेटवर्किंग होती है, 1 बंदे से 2, 2 से 8, ये बढ़ते बढ़ते अगर एक रीज़नेबल नंबर अगर मिल जाए, सिर्फ इस काम की हद तक एक बंदे ने रजिस्ट्रेशन करना, अगर आप के लिए आसानी हो
तो मैं चाहता हूँ कि मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोग आसानी से इस चीज़ को देख पाओगे, किस चीज़ को, जो कि आपको हेल्प करेगा इस चीज़ को कवर करने में, समझने में। बाद में भी आप अपना डिसीजन मेकिंग करोगे तो आपके लिए कुछ मटेरियल इजीली अवेलेबल होगा, ठीक है। तो जो बुनियादी तौर पे चीज़ मैं चाहता हूँ आपको एक ऐसे कैरियर का इंट्रोडक्शन दे दूँ जिसके अंदर बुनियादी तौर पे आप एक अच्छा अमाउंट ले सकते हो, कमा सकते हो। तो पहली चीज़ क्या थी टैक्स में, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराना। दूसरा क्या था, रजिस्ट्रेशन में जैसे एनटीएन वगैरह, तो एनटीएन लेना, ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसके बाद क्या है, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग करना। अब रिपोर्टिंग का सबसे बड़ा जो काम होता है वो क्या होता है, टैक्स रिटर्न फाइल करना, ठीक है। इसके अलावा और भी रिपोर्टिंग का एक तरीका होता है वो जिसमें विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट क्या होती है, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट होती हैं जिसमें हम दूसरों का टैक्स डिडक्ट करते हैं और उसकी स्टेटमेंट जमा करते हैं। ये सारी की सारी कहलाती है कंप्लायंस, ठीक है। अब एक छोटी सी वर्किंग करते हैं। देखिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे फर्स्ट बैच, सेकंड बैच और अभी थर्ड बैच के स्टूडेंट्स जो हैं वो एक अच्छा जो है वो नंबर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस ले लेते हैं। मेरे इवन जो आते हैं जब भी स्टूडेंट्स मेरे पास पुराने बैच के, तो उनसे मैं पूछता हूँ कि अच्छा नंबर कहाँ पहुँची, तो पहले वो नंबर सपोज़ करें कि ये सिर्फ कंप्लायंस की हद तक, की रिटर्न फाइल करने की हद तक बनी होती थी। शुरू में जब वो पढ़ रहे थे तो किसी को 20, किसी को 30, फिर बढ़ती बढ़ती हंड्रेड्स में गई। अब तो कुछ ऐसे भी माशाल्लाह स्टूडेंट हैं जब नंबर बताते तो मैं कहता हूँ माशाल्लाह। अब सपोज़ करें कि रिटर्न फाइल करने के लिए एक बंदा कम से कम भी अमाउंट ले लूँ, सपोज़ 5000 पे करता है, राइट। अच्छा, अगर लेट सपोज कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 200 के करीब किसी को लोग मिल जाएं, और मिल जाएं नहीं, मिलते हैं, मेरे अपने ही स्टूडेंट्स जो हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा नंबर उनके पास आ गया है, आ जाता है। सपोज करो 200 हो और 5000 पर बंदा चार्ज किया जा रहा है, तो कुछ भी नहीं, ये छोटा सा एक मतलब एफर्ट है रिटर्न फाइल करना। किसी का भी रिटर्न फाइल करने के लिए जब आप ये कोर्स कर लोगे तो आपको आराम से कोई 10-15 मिनट के अंदर, वो वक्त के साथ वो भी कम टाइम लगता है, तो आपको अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ रिटर्न फाइल करने का अगर आप मल्टीप्लाई करें तो दिस इज़ क्या, 10 लाख रुपए बन रहा है, ठीक है। दिस इज़ ओनली 200। अब अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि लेट सपोज कि 100 हो जाती तो 5 लाख, तो इसका मतलब एवरी 100 पे सिर्फ 5000 रुपीज़ अगर चार्ज किए जा रहे हैं तो एवरी 100। और ये आप बात याद रखें कि अगर आप अपनी सराउंडिंग में देखोगे तो क्या इतने लोग हैं जो रिटर्न फाइल करें, भाई हैं हमारे मुल्क में रिटर्न फाइल करने के लिए। आप देखें अभी वो पहले क्या होता था कि रिटर्न फाइल करने की कोई बंदे को टेंशन ही नहीं होती थी। अब लोग भाई परेशान होते हैं, क्यों, क्योंकि इस बजट में भी आपने देखा होगा जो अभी बजट पास हुआ है कि इस पर इवन कहा गया है कि भाई वो जो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो उसकी वो प्रॉपर्टी भी नहीं परचेस कर सकता। अब इसका मतलब क्या है कि वो लोग जो बिज़नेस करेंगे, जो कुछ ट्रांजेक्शन्स करेंगे, लाजिम है उन सब का कंप्लाइंट होना। तो किससे रिटर्न फाइल करवाएंगे, वो टॉप की फर्म्स के पास थोड़ी जाएंगे ताकि ह्यूज अमाउंट्स उनको पे करने पड़े। तो यहाँ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है, तो एक बड़ी नंबर ली जा सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यानी छोटा सा काम है, बिल्कुल छोटा सा, तब भी आप देखें और काम कितना करना पड़ता है। सीज़न कब आता है, एनुअली इनकम टैक्स के लिए और मंथली सेल्स टैक्स के लिए आता है। तो आपका काम और रिटर्न का रेशो अगर आप देखेंगे तो काम बहुत आसान, चूँकि आप सीख चुके हैं इस वजह से, और रिटर्न बहुत अच्छा। अब ये तो पहला जिसको मैं बिल्कुल कहता हूँ यार भाई कुछ भी नहीं है यार, मतलब ये कंप्लाइंस जो है ना, कोई, मैं इसको टैक्स एडवाइजरी भी नहीं मानता फ्रेंकली। आते हैं टैक्स एडवाइजरी क्या है भाई, जो इस कोर्स में आप सीखेंगे। पहले ये तो सीखेंगे ए, आए ज़रा बी की तरफ आते हैं। बी क्या है, बी है बेसिकली, इसको मैं कहता हूँ लिटिगेशन, ठीक है, लिटिगेशन। अब ये लिटिगेशन क्या है, टैक्स में लिटिगेशन में बहुत कुछ होता है भाई। सबसे पहले देखें, आपको आए दिन टैक्स के नोटिसेस होंगे, नोटिसेस के भी फिर बेतहाशा किस्में हैं। इसीलिए हमने एक इसी पर्पस के लिए, नोटिस के लिए एक सब्जेक्ट डिज़ाइन किया है जिसको हम लॉ ऑफ टैक्स नोटिसेस कहते हैं। लॉ ऑफ टैक्स नोटिसेस, ये देखें, टैक्स
लॉ ऑफ टैक्स नोटिस ये है ही इस पर्पज़ के लिए कि बच्चे को जो ये काम करना पड़ेगा उसको हैंडल कर सके। अब इसके अंदर सबसे कॉमन नोटिस की अगर मैं बात करूं तो एक नोटिस है ऑडिट का नोटिस, ठीक है, कि ऑडिट में सिलेक्ट किया गया है ऑडिट करवाना, तो इसका सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का 177। भाई ऑडिट के लिए वो टैक्स पेयर को खुद थोड़ी पता होगा, उस बिजनेसमैन को थोड़ी पता चलेगा। ऑनलाइन बेटा काइंडली कंफर्म करें आपके पास आवाज़ स्क्रीन सब ठीक है ना? ये काइंडली कंफर्म। ज़ेद सेशन अवेलेबल होगा यूट्यूब पे। यस बेटा। काशिफ रफ़ीक आपके पास आवाज़ नहीं आ रही, आप मुझे कैसे सुनोगे? तो मैं चाह रहा हूँ कि इशारे की ज़बान से आपको बता दूँ कि ताकि आपको समझ आ जाए। अब इसको कह रहा है मुझे आई कांट हियर यू। बेटा सबको आवाज़ आ रही है? ओके चलें आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैंने कंसाइज रखना है, इसलिए मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि इस सेशन को लंबा ना करूँ, तो मैं इसीलिए थोड़ा कंसाइज टू द पॉइंट जल्दी जल्दी, ताकि आपको मकसद आपका पर्पज़ मिल जाए कम से कम टाइम में, ठीक है। तो ऑडिट का नोटिस अंडर 177 है। उसके बाद एक आता है भाई आपने जो अपनी कैलकुलेशन करके टैक्स डिपार्टमेंट को दिया, उनके पास कोई एविडेंस है कि वो कैलकुलेशन सही नहीं है, उसका वो नोटिस इशू करते हैं, हम इसको कहते हैं अमेंडमेंट। आए दिन ये होता है, इसका सेक्शन है 122, उसमें सब सेक्शन 9, आए दिन नोटिस आ रहे होते हैं। फिर उसके बाद होता है ये विदहोल्डिंग, ऊपर देखो वो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट है, वो उसको चेक करते हैं, रिकन्सिलिएशन कराते हैं, उसका फिर एक नोटिस दे देते हैं जिसको हम कहते हैं रिकन्सिलिएशन रूल 44 का नोटिस। भाई ये तो चंद एग्जांपल्स दे रहा हूँ, टैक्स डिपार्टमेंट तो चलता ही नोटिस पे है। तो कोई भी बंदा अनलेस के वो टैक्स एडवाइजरी में ट्रेंड हो, अब ट्रेन होने के लिए तरीका क्या है, या तो आप कोई 5-6 साल तक कहीं फर्म में जॉब करो, क्योंकि वो तो जल्दी सिखाते भी नहीं है, सीधी सी बात है। आप कहीं पे भी जाएंगे, कोई किसी के पास तो जूनियर ही रह जाता है, वो कभी भी इतना काम नहीं सिखाते कि आप इंडिपेंडेंट बन सको। ये चीज़ें गैप्स मार्केट में मौजूद थे, तो मैंने ये कोर्स फिर अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेंट किया है। ये सारे कोर्सेज मेरे डिज़ाइन किए हुए हैं बेटा। इसके लिए मैंने फिर दुनिया भर के बाकी टैक्स एडवाइजरी की बॉडीज़ को चेक किया। दुनिया भर में ये एक जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र भी होता है बहुत सारे कंट्रीज़ में, जैसे यूके में है, कनाडा में, पाकिस्तान में नहीं है। तो मैंने वो चार्टर्ड गवर्नमेंट करती है, तो मैंने फिर कहा ओके कोई बात नहीं है, मैं इसको सर्टिफाइड एडवाइज़र इन टैक्स के नाम से लॉन्च करता हूँ। और मैंने फिर एक इदारा बना दिया, और वो इदारा द इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड टैक्स एडवाइज़र ऑफ पाकिस्तान के नाम से है, ठीक है। इसमें ये मैं काम करता हूँ कि बच्चों को टैक्स पढ़ाता हूँ ताकि वो प्रोफेशनल काम कर सकें, एडवाइजरी सीख सकें, ताकि वो अपना काम कर सकें, ठीक है। तो नोटिस के लिए भी एक सब्जेक्ट मौजूद होगा। मगर आप आएँ आगे तो फिर एक क्या होता है भाई, उसके पास टैक्स असेसमेंट्स होती हैं, ऑर्डर्स पास होते हैं। एज ए रिज़ल्ट क्या होता है कि अगर नोटिस हैं ओके, और नोटिस के ख़िलाफ़ फिर उन्होंने बात जो हमने जवाब बनाना, रिप्लाईज़ बनाना। अब देखिए जब आप रिप्लाईज़ बनाओगे ना नोटिस के, तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। वो कहता है जी ये आपने गलती की है, तो टैक्स पेयर की तरफ से आप बताओगे नहीं ये गलती नहीं है, ये सही है, आपने नोटिस गलत दिया है। और फिर इस रिप्लाई के अलावा एक चीज़ आती है बेटा रिप्रेजेंट करना, ठीक है, रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज के आप फिज़िकली जाते हैं उसके बिहाफ पे। आमतौर पे हम इसके लिए एक एब्रीविएशन यूज़ करते हैं AR ऑफ टैक्स पेयर, अथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। फिज़िकली गए, उसके बिहाफ पे आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया। अच्छा अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है लिटिगेशन में अपील्स। ऑर्डर पास हो गया, खिलाफ ऑर्डर आ गया, तो अपील फाइल होती है। अब अपील का सिस्टम अभी थोड़ा कुछ अरसे पहले चेंज हुआ था, अब वापस अगली दफ़ा के लिए चेंज हो चुका है, फिर वापस पुराने सिस्टम पे चले गए। एक फ़र्स्ट अपील फाइल होती है, अभी वो चले नहीं गए, अभी चूँकि एक्ट पास नहीं हुआ, फाइनेंस बिल है, फाइनेंस एक्ट हो जाएगा, तो उस सूरत में ये पुराने सिस्टम पे चले जाएंगे, जिसमें फ़र्स्ट अपील फाइल होती है कमिश्नर अपील के पास, और उसके बाद सेकंड अपील फाइल होती है ATIR के पास, ठीक है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वहाँ जाते हैं। और कहीं कहीं पे फिर एक और भी तरीका होता है कि भाई एक टैक्स पेयर है और उसने उसको कोई लेट सपोज कि एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट चाहिए, रिफंड चाहिए, ये भी तो काम है ना कि एग्जेम्पशन या लोअर रेट सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये भी सर्विसेज हैं। अब एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट के लिए आप उसके लिए लड़ाई कर रहे हो, लिटिगेशन इन अ वे है क्योंकि वो आसानी से तो नहीं मिलते, या उसके लिए रिफ़ंड है, रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर रहे हो, भाई ये आसान काम नहीं है, इसके लिए वकील चाहिए, इसके लिए एडवाइज़र चाहिए, इसके लिए AR चाहिए, टैक्स पेयर खुद कुछ नहीं कर सकता ये काम।
ठीक है। ये सारे काम अगर आप देखोगे बेटा तो आपको आखिरी काम में बताता हूँ, कहीं कहीं पे ये होता है कि एक इवन कंप्लेंट भी टैक्स ऑफिसर्स के खिलाफ एडवाइज़र को फाइल करनी पड़ती है। उसको हम कहते हैं फेडरल टैक्स अम्बड्समैन जो उनके ऊपर होता है देखने के लिए कि मेल एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं हो रही। ये सारी की सारी चीज़ें क्लब करके मैं इसको कहता हूँ लिटिगेशन। ठीक है, ये है असल एडवाइजरी। और यहाँ पे बेटा अमाउंट्स कैसे बनते हैं? दो तरीके से बनते हैं। एक तो बनते हैं रिटेनरशिप पे। रिटेनरशिप का मतलब है कि भाई आपने नंबर 1 मुझे इतने पैसे देने हैं से वो आमतौर पे चूँकि टैक्स पेयर का रिटर्न भी फाइल करना है, टैक्स पेयर का अगर ऑडिट आ गया, टैक्स पेयर की अपील आ गई, तो इट्स ऑलवेज अ गुड अमाउंट रिटर्नशिप पे से। वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल ऑफ एडवाइजरी पे काम कर रहे हो। इनिशियली मैं मिसाल देता हूँ भाई साल की 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये जी, और काम ना आए तब भी मिलेंगे, काम आए तब भी मिलेंगे, और काम ज़्यादा हो जाए तब भी मिलेंगे। और दूसरा तरीका होता है कि नहीं, देखें आप उसको पूरा एक पैकेज का लेटर भेजते हो कि देखिए मैं आपको चार्ज करूंगा इस पर दिस शेड्यूल ऑफ चार्जेस, जिसमें आप बताते हो रिटर्न फाइल करने के इतने, अगर और नोटिस आ गया तो उसके इतने, अपील के इतने, तो इट मेक्स अ वेरी गुड अमाउंट। दिस इज़ द रियल एडवाइजरी। ठीक है, ये है असल काम। ये आप कैसे, कोई भी नहीं सीख सकता, ऐसे ये चीज़ है ही नहीं। इवन ये फाइनलिस्ट भी ये काम नहीं जानता, क्योंकि असल में कोई भी इवन LLBs तो जानते ही नहीं है, क्योंकि उनको तो पढ़ाया तक नहीं जाता टैक्स इस तरीके से। बल्कि पाकिस्तान में ये वाला काम सीखने का अब तक जो ज़रिया था वो एक ही था, किसी टैक्स फर्म में जाके जॉब कर लो और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप सीखते रहें। और वहाँ पे ऑब्वियसली फिर आपको काम सीखते सीखते उम्र लग जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती। थोड़ा थोड़ा बस वो काम दिया जाता है डेस्क में, आप छोटू ही रह जाते हो, फिर आपको बहुत टाइम लगता है काम को खुद सीखने में। तो इसीलिए हमने कहा कि ये चूँकि एक गैप है, एक सर्विस है, तो इसको हम डिलीवर करते हैं। आखिरी जिसको कहते हैं ना जी, बड़ा आपने कोई टॉप के कोई तीर मार लिया और बड़ा आपने उरूज जो है हासिल कर लिया एडवाइजरी में, तो फिर आप पहुंचते हो बेटा तीसरे ऑप्शन की तरफ, और उसको मैं कहता हूँ एडवाइस, लीगल एडवाइस देना, टैक्स की लीगल एडवाइस देना। इसमें क्या होता है, आपको कोई ट्रांजैक्शन करने से पहले, या ट्रांजैक्शन कभी कभी तो होता है ना, वो ट्रांजैक्शन हो गई है और कहीं से कोई डाउट क्रिएट हो गया है, तो ऐसे केस में आपको एक क्वेरी भेजी जाती है, और उस क्वेरी को कहा जाता है कि आप टैक्स लॉ के एक्सपर्ट हैं, टैक्स लॉ की आप करंट जो भी पोजीशन है उसको देखते हुए हमें बताएं, तो आप उसका एक रिप्लाई दे रहे होते हो। अब ये रिप्लाई जो होता है, मैंने देखा है अक्सर एडवाइज़र्स को, ये मोस्टली रिटन होता है, मगर समटाइम्स ये ओरल या स्पोकन भी होता है। अब जैसे मैंने एक मिसाल आपको दूंगा, मेरे सामने कोई टैक्स एडवाइज़र बैठे थे, किसी केस के सिलसिले में आए, उनको कॉल आई, तो उन्होंने कहा सर मैं ये कॉल ले सकता हूँ? मैंने कहा जी बिल्कुल आप ले लें, अर्जेंट है ले लें। उसने कॉल उठाई कि सर थोड़ा क्लाइंट है तो मैं इसको ओपिनियन देना चाहूँ। मैं कहा दे दो ओपिनियन। उन्होंने ओपिनियन उसको दिया, इशू उसने पूछा, और उसके बाद जब उसने कॉल एंड कर रही थी तो पता है क्या बोला, यार वो मैं ऑफिस, अभी मैं हूँ यहाँ पे कमिश्नर साहब के पास बैठा हूँ बिहार में, मैं ऑफिस पहुँच के आपको बिल भेज दूँगा, इनवॉइस भेज दूँगा। तो जैसे कॉल बंद की तो मैंने कहा किस चीज़ की इनवॉइस? कहते हैं सर ये जो मैंने एडवाइस दी इसकी इनवॉइस। ये है टैक्स एडवाइजरी बेटा। अब आपको ये सारा कुछ सीखने के दो रास्ते, ठीक है, दो रास्ते हैं आपको सीखने के, और जब सीख लोगे तो आपकी फर्म बन गई। एक रास्ता क्या है, जाएं किसी फर्म को ज्वाइन करें, इंशाल्लाह 10 साल तो लगा ही देंगे। और दूसरा क्या है, ये 6 महीने में सीखने की कोशिश करते हैं, 6 महीने में। मेरी नज़र में जितना कुछ ये कोर्स है, ये ऑब्वियसली कम से कम भी मेरी नज़र में ये 1.5 से 2 साल का टाइम इसमें लगना चाहिए। मगर ऑब्वियसली बात है यार, 1.5 से 2 साल का टाइम आप भी लगाने के लिए विलिंग नहीं हो, और बहुत बड़ा टाइम है इसको सीखने के लिए। तो मैंने क्या किया है, ऑब्वियसली मैं एक तो शुरू में जब मैं CAT का कोर्स डिज़ाइन किया फर्स्ट बैच के लिए, तो दुनिया भर के सिस्टम्स देखे, उस साल में उसको डिलीवर किया। फिर फर्स्ट बैच के मेरे स्टूडेंट्स का इनपुट आया, सेकंड बैच को मैंने डिलीवर किया, वहाँ का इनपुट आया, उसकी बेसिस पे मैंने फिर इसको और कंसाइज करके थर्ड बैच को अभी फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाया, फर्स्ट मॉड्यूल पढ़ाया। तो सारा जो एक्चुअल तजर्बा है कि कौन सी चीज़ को मैं कैसे कवर करूं ताकि वर्क बेस्ड हो, इसमें कोई पढ़ाने का एलिमेंट उस तरह ना हो कि काम का ना हो। पढ़ाया वो जाएगा जो आपके अंदर नॉलेज और स्किल लाएगा, जो कि आपसे काम से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो ये करने के लिए फिर मैंने उसी
जो लंबे कोर्स को कंसाइज करना शुरू कर दिया, ठीक है। ऐसे कि आपको अब 6 महीने के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस लायक बना दूंगा कि आप अपना काम कर सकोगे, ठीक है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जो काम सीख लेंगे, ये काम कर लेंगे, सेट है। अच्छा, अब हम आते हैं कि एडवाइजरी के सेकंड स्टेज की तरफ में जा रहा हूँ। ये तो था कि जी मैंने कोर्स को किस तरीके से रखा, क्या पर्पस था। अब हम आते हैं एडवाइजरी के पाथ की तरफ कि ये पाथ किससे किससे मिलता है। देखिए, ये जो पाथ है ना एडवाइजरी का, ये पाथ बेसिकली कुछ यूँ डिज़ाइंड है, मैं इसको इसलिए लिखता हूँ नीचे ताकि कोई ये शीट अगर मांगता है तो एडमिन उसको दे देगी डिसीजन मेकिंग करने में। आपके पास आप नोट्स अगर लिख रहे हैं तो ठीक है, वरना आपको ये नोट्स दे देंगे ताकि आपके लिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो। देखिए, अब आता हूँ लेक्चर के सेकंड पार्ट की तरफ, ओरिएंटेशन की तरफ। देखिए, सबसे पहले तो आते हैं कि ये काम आमतौर पे करते कौन है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो कॉरपोरेट एंटिटी की एडवाइजरी है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं, सीए ये काम करते हैं। और पाकिस्तान में टैक्स एडवाइजरी का जो सबसे बड़ा फिर जो कोर्ट्स और वैसे भी ये सिर्फ कोर्ट नहीं, कॉरपोरेट एंटिटीज़ भी उनके पास होती हैं, एडवाइजरी का वो बड़ा सेगमेंट करते हैं, वो हैं लॉयर्स, ठीक है, यानी LLBs। और ये वो लोग हैं जो कि LLB करने की वजह से नहीं, बल्कि अपनी फर्म किसी फर्म में जॉब की, फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लोग सीख के आगे जा रहे होते हैं, मगर ये इनको कोई लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं होती। बिकॉज ऑफ बीइंग ACA और बिकॉज ऑफ बीइंग LLB वो अपनी फर्म स्टार्ट करके टैक्स प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। अब सुनिएगा कि आपको जो तीसरा ऑप्शन है ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने CA कंप्लीट नहीं किया या जिनके पास LLB नहीं है। इसको कहते हैं ITP, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का पाथ है। ये पाथ इस तरह होता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, इसके लिए रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन की होती है, तो आप FBR के किसी ऑफिस यानी किसी रीजनल टैक्स ऑफिस, किसी लार्ज टैक्स पेयर्स ऑफिस या किसी मीडियम टैक्स पेयर ऑफिस, तो एक ही सिटी के अंदर मुख्तलिफ ऑफिस होते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के बाद वो आपको सर्टिफाई करते हैं। क्या सर्टिफाई करते हैं? आपको लाइसेंस देते हैं ITP का। यू बिकम इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, आप बन जाते हो ITP। और वो तरीक़ेकार क्या है? सिर्फ वो दो चीज़ें देखते हैं। एक, इसका कोई एग्ज़ाम नहीं होता, ITP का कोई एग्ज़ाम नहीं होता। ITP के लिए सिर्फ रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? पहली, जैसे मैंने कहा कि इसकी ग्रेजुएशन है, ठीक है। ग्रेजुएशन में भी वो कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट ज़रूर मांगते हैं जिसका ताल्लुक़ टैक्स से हो, तो अकाउंटिंग में हो, इकोनॉमिक्स में हो, लॉ में हो, ये सारी की सारी ग्रेजुएशंस एक्सेप्ट की जाती हैं। सेकंड, इसमें आता है आपके पास टैक्स की नॉलेज हो। ये जो टैक्स की नॉलेज है ना, ये फिर बच्चे के पास ना होने की वजह से ये आम ग्रेजुएट टैक्स एडवाइजरी में नहीं आ सकते। इसीलिए मैंने मुख्तलिफ जो जाविये से ये कोर्स डिज़ाइन किया। वन ऑफ द ग्रुप ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो मेरे जहन में थे वो ये थे कि जो BBA करके, जो BCom करके, जो ADC करके, जो मुख्तलिफ ये ग्रेजुएशन जिनका ताल्लुक़ किसी न किसी वे में टैक्स है। अब ऑब्वियसली यहाँ से जो जिसने मैथमेटिक्स में अगर मास्टर्स किया है वो तो नहीं आएगा, तो जो रेलिवेंट लोग होंगे वो टैक्स, तो उनको ये नॉलेज दी जाए ताकि फिर वो उस इंटरव्यू में अपीयर हों और उनके सवालों के जवाब दे सके और उसके बाद उनको ITP का सर्टिफिकेट मिल जाए। और इट्स नॉट अ बिग डील, ये मिल जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। ये बात आप नोट कीजिएगा। अच्छा, अब सुनिएगा, इवन उन बच्चों के लिए जो इवन इस तीसरी कैटेगरी में भी नहीं आते, एक चौथा रास्ता है। ये रास्ता किसी को नहीं पता होता, इसीलिए ये ओरिएंटेशन रखी गई ताकि आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जा सके। जिसको मैंने एक नाम दिया, जिसका कोई नाम नहीं है, उसको मैं कहता हूँ इनफॉर्मल एडवाइजरी। इनफॉर्मल एडवाइजरी क्या है भाई? इनफॉर्मल एडवाइजरी ये है कि आप ना ग्रेजुएट हो, ना ITP हो, ना आपने LLB किया, ना आपने CA किया, फिर भी एडवाइज़र बने हुए हो। भाई कैसे एडवाइज़र बने हुए हो? इस तरह बने हुए हो कि आपको चूँकि काम आता है, आपके पास एक चीज़ है, आपने ये सारा काम सीखा हुआ है, आपने ये सारा काम सीखा हुआ है, तो होगा क्या, एक टैक्स पेयर जिसको आप यू आर एबल कि आपको वो क्लाइंट मिल जाए। क्यों मिलेगा? क्योंकि बिकॉज आपकी नॉलेज है। और दूसरा, आपके पास ये जो सोशल मीडिया है, तो एवरीवन इज़ अ ब्रांड, अच्छी ब्रांडिंग की हुई है आप लोगों ने, तो आपके पास कंप्लाइंस का काम जो है ना करने की फुल इजाज़त होगी। ये कंप्लाइंस का काम आप कर सकते हो।
क्यों कर सकते हो कंप्लाइंस का काम? क्योंकि इसके लिए टैक्स पेयर का रिटर्न फाइल करने के लिए उसका प्रोफाइल का पासवर्ड चाहिए, जो वो आपको दे देगा। हर टैक्स पेयर दे देता है अपने टैक्स एडवाइज़र को। तो अब आप उसके बिहाफ पे पंचिंग करो, रिटर्न फाइल करो, या वो खुद करे, FBR को इससे क्या कंसर्न? FBR को उसको क्या कंसर्न? किसी के ज़रिए भी वो करवाए, उसकी मर्जी है। ये ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ वो ही पंचिंग करेगा कि जिसके पास कोई, हमारे पास जो FBR से रजिस्टर्ड बंदा हो। तो ये तो भाई पूरा ऑप्शन ए अवेलेबल हो गया आपके पास। आए ऑप्शन बी की तरफ से कौन कौन सी चीज़ें इस इनफॉर्मल मेथड पे अवेलेबल है? तकरीबन सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं ऑप्शन बी की भी और ऑप्शन सी की भी, मगर एक चीज़ अवेलेबल नहीं होती इस इनफॉर्मल मेथड में, और वो होता है एज अथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अपीयर होना। बस आप टैक्स ऑफिस जाके इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के सामने अपीयर नहीं हो सकते, और आप ट्रिब्यूनल जाके आप अपीयर नहीं हो सकते। बस वो इनफैक्ट मैंने एक ऐसा बंदा भी देखा जो इनफॉर्मल एडवाइजरी कर रहा था, तो वो आता रहता था टैक्स ऑफिस में, अपीयर भी होता था। तो एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि यार आप क्या करते हो सर, आपको तो पता है एडवाइज़र हूँ। मैंने कहा हाँ, मगर मैं पूछना चाहता हूँ आपने क्या किया, LLB किया? कहते नहीं। CAO नहीं। ITPO नहीं, इवन नहीं। तो फिर मुझे समझ आया यार इन्फॉर्मल। मैंने कहा देखिए सॉरी, आपको कानूनी तौर पे इसकी इजाज़त नहीं है, लोग आपको एंटरटेन कर लेते होंगे बाकी अफसर, आई एम सॉरी, मैं चूँकि कानूनी बंदा हूँ तो मैं बाय द बुक चाहता हूँ, मैं आपकी बात को कंसिडर ज़रूर कर लूँगा। आप जो भी लिखोगे लेटर पैड पे लिखवाओगे किसके? क्लाइंट के। तो सारा काम वो कर रहा था, इवन जिसकी इजाज़त नहीं है वो भी कर रहा था। ठीक है, चल रहा था तो चल रहा था। तो इनफॉर्मल वाला मेथड भी आपको कब मिलेगा? व्हेन यू नो टैक्स लॉ, टैक्स प्रोसेसेस। ठीक है, कितना बड़ा देखिए ऑप्शन है उन बच्चों के लिए जो कि CA बैकग्राउंड से, ग्रेजुएशन से और मारे मारे फिरते। देखिए जॉब के पीछे जो फिरते रहते हैं, जॉब नहीं मिल रही, मिलेगी भी तो 25-30 हज़ार रुपये के। बेटा अगर कोई मेहनत करने पे आए ना, तो टैक्स एक ऐसा एक प्रोफेशन है कि जिसमें जो कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जितनी मेहनत करोगे, जितनी चीज़ें सीखोगे, थोड़ी नेटवर्किंग के साथ अगर आप नॉलेज हासिल कर लो तो इजीली हर लेवल पे आप काम कर सकते हो, और आप चाहे किसी पे भी हो फर्म बना सकते हो। आप में से वो बच्चे जो, मेरा बेसिकली जो टारगेट था वो ये था कि इन चारों किस्म के लोगों को वैल्यू ऐड करो, इवन CA को। देखिए CA का बच्चा जिसने CA कंप्लीट भी कर लिया है, वो CAF 2 और जो CFAP में एडवांस टैक्स है, दोनों में चीज़ें नहीं सीखता, सिर्फ पेपर पास कर लेता है, उसको एडवाइजरी नहीं आती, उसको वो चीज़ें नहीं पता हाउ टू हैंडल दी थिंग्स। और लॉयर को तो बिल्कुल ज़ीरो होता है, क्योंकि उनका तो टैक्स बिल्कुल भी नहीं होता, उनके पास पहले ही इतने लॉस हैं पढ़ने के लिए, तो टैक्स के लिए थोड़ी स्पेशलाइज होगा। ITPs और इनफॉर्मल वाले तो मेरा खास टारगेट थे कि इनको सर्व किया जाए। सही है, तो अब आते हैं, देखिए सब में क्या बराबरी है। मैंने अभी आपको जैसे बताया कि क्या ये कंप्लाइंस करवा सकते हैं, रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। रिटर्न में रिटर्न लिख रहा हूँ, मगर इसमें और चीज़ें भी होंगी कंप्लाइंस की। यस ये करवा सकता है, यस ये करवा सकता है, बिल्कुल ये भी करवा सकता है, ये करवा सकता है। आइए ज़रा देखते हैं कि ये रिप्लाई ड्राफ्ट कर सकता है। रिप्लाई यानी नोटिस के रिप्लाई टू नोटिस, क्या ये यस अपने लेटर पैड पे, यस अपने लेटर पैड पे, यस अपने लेटर पैड पे, यहाँ पे अपने लेटर पैड पे तो नहीं कर सकता, मगर कंपनी के लेटर पैड पे ये भी रिप्लाई बना के भेज सकता है। ठीक है, बात समझ आई? अच्छा जी, क्या अपीयर हो सकते हैं, फिजिकली अपीयर हो सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर एज अ लॉयर? यस ये अपीयर हो सकता है, यस ये अपीयर हो सकता है, यस ये अपीयर हो सकता है। ये अपीयर नहीं हो सकता। अगर ये अपीयर होना चाहेगा तो इसका भी रास्ता है, वो है कि कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉई बन के फिर ये अपीयर हो सकता है, क्योंकि इजाज़त है कंपनीज को या टैक्स पेयर को कि अपने एम्प्लॉयज़ को भेज सकते हैं। मगर नॉर्मली बस ये लिमिटेशन होती है इनफॉर्मल एडवाइजरी में, बाकी कोई इसमें लिमिटेशन नहीं होती। अच्छा, अब आते हैं जी अपील फाइल करना। तो कमिश्नर अपील के सामने जो फर्स्ट अपील फाइल होती है, क्या ये अपील फाइल कर सकते हैं? यस, यस ये भी फाइल कर सकते हैं, यस। अब ये ड्राफ्टिंग तो कर सकते हैं, मगर जाके उस केस को अपीयर नहीं हो सकते, प्लीड, वही पुरानी बात है। और लाइक वाइज अगर आप आएँ तो ATIR जो सेकंड अपील है उसमें जा सकते हैं, यस यस यस। आप ज़रा देखिएगा जो पिक्चर बनती जा रही है, अगेन ये ऊपर वाले की वजह से नो। अब आते हैं, क्या ये हाई कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं? सर जी ये नहीं हो सकते, हाई कोर्ट में सिर्फ लॉयर अपीयर हो सकते हैं। सर जी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। और सुप्रीम कोर्ट में भी आप आएँ
तो ये अपीयर नहीं हो सकते, सिर्फ ये अपीयर हो सकते हैं, ये अपीयर हो सकते हैं, और आप देखें ये अपीयर नहीं हो सकते। आते हैं आखिरी चीज़ की तरफ कि लीगल एडवाइस अगर दी जाए, ओपिनियन की बात है तो दे सकते हैं, दे सकते हैं, दे सकते हैं, इसको भी किसी ने मना नहीं किया। क्योंकि देखिए ये जो इनफॉर्मल एडवाइजरी वाला पाथ है ना, ये 2-3 ऑप्शन खोलता है। एक तो ये ऑप्शन खोलता है किस चीज़ का, मेन का, कि ये एक अच्छी टैक्स की जॉब दिला सकता है, और जॉब करके एक बंदा वहाँ पे, चाहे बेशक उसकी कोई भी फर्म तो देखेगी कि इसको काम आता है कि नहीं आता, तो इसके साथ वो क्या कर रहा होता है, इसके साथ वो पर्सनल क्लाइंट्स की लिमिटेड, जो पर्सनल क्लाइंट्स होते हैं ना, उसकी लिमिटेड जो है वो एडवाइजरी कर रहा होता है, जैसे रिटर्न फाइलिंग, ड्राफ्टिंग वगैरह। तो ये तरीका होता है जिसके थ्रू ये इनफॉर्मल एडवाइजरी भी करके और अच्छा अमाउंट बना सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक बात है ओपिनियन देने की, तो भाई ये कोई वो डॉक्टर की तरह थोड़ी है कि एलएलबी नहीं किया तो उस केस में उसको बस प्रैक्टिस की इजाज़त नहीं है। टैक्स ऐसा नहीं है, कोई कानून नहीं मना करता ओपिनियन देने से, वो उसका और मेरा ज़ाती, क्लाइंट का और मेरा ज़ाती है ना भाई। मैं अगर सर्विस देना चाहता हूँ तो टैक्स एक डिफरेंट चीज़ है बेटा, उसके लिए पाकिस्तान में इस तरह नहीं है कि सिर्फ वो करेगा जो एफबीआर से इजाज़त मांगेगा। नहीं, कंपनी की मर्ज़ी, कंपनी या टैक्स पेयर किसी को भी अगर रखना चाहता है एडवाइज़र। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई। अब ज़रा मेरी ऑब्जर्वेशन देखें कि इसके बारे में क्या है। देखिए, आप जो बच्चे सीए को बीच में ड्रॉप करते हैं या प्रोफेशन स्विच करते हैं, या जो लॉयर्स हैं, या जो एलएलबीज करते हैं, या इवन वो बच्चे जो ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, या एसीसीए जो उन्होंने किया है यूके वर्जन से, तो ऐसे बच्चों को, और मैं इन सारे ग्रुप के बच्चों को कहता हूँ कि तवज्जो से सुने, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जिन्होंने जो है वो सीए को ड्रॉप किया है, वो सुने कि देखिए आप अगर गौर से, ख़ास तौर पे ये मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो सीए जिन्होंने ड्रॉप किया है। तो देखिए यहाँ देखें, आपको रिटर्न फाइल करने की इजाज़त एसीए बनोगे तब भी हासिल है, यहाँ पे भी हासिल है। ये देखें, अगर आप रिप्लाई ड्राफ्ट कर सकते हो, ये देखें कर सकते हो। ये देखिए, ज़रा देखिए, ये आपके पास टैक्स का प्रोफेशन अगर ज्वाइन करना है ना, तो ये साबित क्या हुआ, साबित ये हुआ कि आप एग्जैक्टली बराबर बन गए हो एक एसीए के, अगर आप आईटीबी बन जाते हो। इसका मतलब इन अदर वर्ड्स, अगर कोई आईटीपी बन गया तो उसके लिए सारे वो राइट्स और स्टेटस, सारी लीगल वही चीज़ें मिल जाएंगी जो सीए करने के साथ होती थी। तो जो आपने पढ़ाई की है अब तक, अगर कैफ लेवल पे या किसी लेवल पे आपने ड्रॉप आउट किया है, तो सुने, वो पढ़ाई काम आ जाएगी अगर आप टैक्स का प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहते हो। मगर करो क्या, ये कोर्स अटेंड करने के साथ साथ ग्रेजुएशन में दाखिला ले लें। यानी अगर आप में से वो बच्चे जो इस वक्त अभी तक ग्रेजुएशन नहीं किया, वो इस पाथ से स्टार्ट करेंगे। इस पाथ का मतलब क्या है, पहले जो कोर्स ज्वाइन करेंगे, काम सीख लेंगे, इनको किसी न किसी फर्म में जॉब लेने के साथ ये थोड़ा इनफॉर्मल काम शुरू करेंगे। जब वो ग्रेजुएशन कर लेंगे तो आ जाएंगे आईटीपी की तरफ, और फिर वो बराबर हो जाते हैं फॉर ऑल पर्पसेस, ठीक है। आई होप कि मैंने आपको एक अच्छा ऑप्शन ओपन कर दिया है, अल्लाह की मर्ज़ी से, एक दरवाज़ा, एक उम्मीद जिसके ज़रिए आप एक अच्छा अमाउंट जो है कमा सकते हैं। ये अपना अपना काम है, ठीक है। मैं एक हमेशा बात कहता हूँ जो कि सैलरी और बिज़नेस के हवाले से, कि इंसान की ख्वाहिशें जो हैं वो इंसान चाहता है पूरी करें, बट सैलरी में लगा रहेगा तो सैलरी जो होती है या एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो ख्वाहिशें पूरी नहीं करती, ज़रूरतें पूरी करती है। ख्वाहिशें पूरी करनी है तो अपना काम करना पड़ता है, बिज़नेस करना पड़ता है, और ये बिज़नेस है पूरा अपना, ठीक है। चलें, अब मैं आता हूँ आपके आखिरी सेगमेंट की तरफ। मैं इसको बड़ा कंसाइज रखना चाहता हूँ ओरिएंटेशन को, फिर आप सवाल पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि इस पर्पस को हासिल करने के लिए क्या किया जाए, कैसे काम किया जाए। देखिए, ये जो पर्पस है ना, इसको हासिल करने के लिए अब तो मैं चौथे बैच की ये ओरिएंटेशन आपको दे रहा हूँ। और आप में से जो बच्चे मुझे जानते हैं या जो लोग मुझे जानते हैं, तो मैं हर दफ़ा कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। मैं कहीं पे भी रिजिड होके फिक्स नहीं हो जाता। मैं कोशिश यही करता हूँ कि हर आने वाले दिन में जो भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो करो, क्योंकि परफेक्शन की तरफ अगर आप, यहाँ आप परफेक्शन तो खैर मुमकिन नहीं होती, बट बेहतर से बेहतर की तरफ जाना चाहते हो तो चेंज करने को बुरा ना समझे। तो मैं हर बैच पढ़ाते हुए इम्प्रूव करता हूँ। अब आप देखें, यही वो खूबी है जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक
मतलब मेरी नज़र में भी ना एक बेहतरीन सिलेबस, एक बेहतरीन कोर्स, एक बेहतरीन तरीका अवेलेबल हो गया है, जो अगर आप इंडिपेंडेंटली जाएं और किसी फर्म में एज ए छोटू काम शुरू करेंगे तो आपको वो कम से कम 5-6 साल लगा देंगे। हम 6 महीने में उसको सीखने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले देखें, जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है वो कवर कर रहा है किस चीज़ को। एक तो वो कवर कर रहा है इनकम टैक्स को, प्रैक्टिकल इनकम टैक्स है, इसमें रिटर्न फाइलिंग के साथ साथ देखिए रिटर्न फाइलिंग बहुत ईजी है, सच्ची बताऊँ वो हफ्ते का काम भी नहीं है, मगर असल चीज़ रिटर्न फाइल करना नहीं है, उसके पीछे कंप्यूटेशन है। भाई देखो ना, अगर आपको एक क्लाइंट मिलता है जो कि कहता है जी मेरा रिटर्न फाइल करें, तो आप कैसे फाइल करोगे? उसे पूछोगे ना क्या कमाते हो, और वो बहुत पूरा तरीका मैं सिखाता हूँ। मैं तो केस स्टडीज़ भी अभी लास्ट मैंने पेज 3 में दिए हैं, पूरा डेटा दे दिया कि जिसका बताएंगे किस तरीके से कितना टैक्स बनेगा। मतलब ये टैक्स वो सीए वाला टैक्स नहीं है, इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। तो उसने कहा जी मैं सैलरी कमाता हूँ, ओके सैलरी कमाते हैं, अब आप उसका रिटर्न फाइल करोगे। भाई सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आएगा ना वो ये आएगा, उसकी वेल्थ स्टेटमेंट भी साथ में फाइल करनी पड़ती है। अब वो रिकन्सिलेशन कैसे करोगे, ये वो चीज़ें हैं जो आप सीखेंगे। फिर देखिए बिजनेस की रिटर्न, फिर कैपिटल गेन के, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी कैलकुलेशन पहले एक्सेल पे करनी पड़ती है। पहले सारी चीज़ें एक्सेल पे होती हैं जिसको कंप्यूटेशन कहते हैं। असल चीज़ वो है, उसमें जब टैक्स आपने कैलकुलेट कर लिया ना एक्सेल में, तो एफबीआर का वो जो आयरिस है सॉफ्टवेयर वो खोलेंगे और उसके अंदर सिर्फ हम क्या करेंगे, पंचिंग शुरू कर देंगे जो हमारे एक्सेल के साथ। असल चीज़ आयरिस का डेटा फीड करना नहीं है, इससे बहुत बच्चों वाली बात। असल चीज़ है वो एक्सेल पे कंप्यूटेशन करना, जिसके ज़रिए टैक्स लायबिलिटी तक आप पहुंच सकें। एक बहुत बड़े, अब तो वो तकरीबन रिटायरमेंट ही उन्होंने कहा था जी मैं तो चंद क्लाइंट्स करता हूँ, तो बड़े एडवाइज़र है। उन्होंने मुझे बताया कि मैं आज भी कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जिनके रिटर्न खुद फाइल करता हूँ। आपको पता है ये इतना ज़बरदस्त काम है कि जब आप थोड़ा सा काम कर लेते हो तो फिर 2 लोग हायर कर लेते हो। मेरे अपने स्टूडेंट आए दिन कहते हैं सर कोई बंदा है तो भिजवा दें, और छोटू यानी कि वो हमारे पास आके रिटर्न फाइल, मेरे अक्सर जो सीनियर्स का मतलब है जी टैक्स एडवाइजरी के सीनियर्स, बड़ी बड़ी इस वक्त जैसे टैक्स बार एसोसिएशन के अहदेदारान हैं। तो मेरा बेटा एक रोल है एज अ टैक्स ऑफिसर, मगर मेरा एक और रोल है एज अ टैक्स मैन, एज अ टैक्स का प्रोफेशनल। मैं उसमें ना टैक्स ऑफिसर की तरह बिहेव नहीं करता, ब्यूरोक्रेट की तरह बिहेव नहीं करता, मैं वहाँ पे बिहेव करता हूँ एज अ प्रोफेशनल। ठीक है, तो मुझे अक्सर वहाँ से कॉल आती है, यार भाई तूने भाई कोई बंदा भेज दो जो ये काम जानता। तो मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि देखिए जब थोड़ा सा काम बंदा सीख लेता है ना तो फिर एक छोटू हायर कर लेता है। तो रिटर्न फाइलिंग का काम तो वो छोटू ही कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ऐसी भी फर्म्स हैं जिन फर्म्स में मैंने 20-30 लोग भी देखे हैं जो छोटू होते हैं जो रिटर्न फाइल कर रहे थे, और मल्टीपल काम होते हैं उनके पास। यकीन कर लो मैंने उन लोगों को भी फर्म्स चलाते देखा है जो मेरी नज़र में, तारिक तुनियो की नज़र में, और मैं बड़ा एक हम्बल ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं अपने आप को क्या समझता हूँ, ज़्यादातर आपको पता है कि मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझता। ठीक है, जो है अल्लाह की देन है, बाकी हमारी कोई औकात नहीं है। तो कुछ ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जिनको मेरी नज़र में टैक्स भी नहीं आता और वो फर्म के ओनर बन के बैठे होते हैं। ठीक है, तो वक्त के साथ क्या होता है, वो पंचिंग का काम तो छोटू करेगा। मेरा एक था दोस्त, समझे जानने वाला था जो एडवाइजरी करता, उसने कहा यार तूने भाई चंद लोग हैं जिनके रिटर्न में खुद ही बनाता हूँ, मतलब मैं नहीं देता छोटू को, गलती ना कर दें, वो लोग बड़े इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो कहते हैं अभी मैंने वो आयरिस के बात कर रहा था उसके प्लेटफॉर्म पे, यार बड़ा अजीब कर दिया इन लोगों ने। कहता है मैंने जब अपनी कैलकुलेशन की, सपोज़ उस पर टैक्स बन रहा है, क्योंकि बड़ी क्लाइंट थे उसके 20 मिलियन, कहता है यार उसने उठा के 35 मिलियन कर दिया, मैं परेशान कि कहाँ वो सिस्टम गलती कर रहा है। तो कहता है मैंने फिर अपनी कंप्यूटेशन खोली, कंप्यूटेशन का मतलब वही जो एक्सेल पे काम करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं ये वो कोर्स है जो आपको वर्क सिखाएगा। एक फर्म में जब आप जाओ 5 साल में जो सीखोगे वो आपको 6 महीने के अंदर सिखाने की कोशिश की जाएगी, एक्चुअल बात। तो कहता है मैंने जब एक्सेल की शीट उठाई, उससे कंपेयर किया, तो मुझे पता चला कि यार ये जो कॉलम है ना, इसमें मैं अमाउंट डाल रहा हूँ तो वो, हालांकि कॉलम सही वही था जिसमें अमाउंट पंच करा। कहता है मैंने उसको निकाला। अब वो लोग ना खेल रहे होते हैं सॉफ्टवेयर के साथ, नहीं यहाँ अमाउंट डाल दूँ तो नेट रिजल्ट ये आ रहा होता है। ये सारी चीज़ें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बंदा सीख लेता है। लॉ ऑफ टैक्स नोटिस जैसे मैंने कहा बहुत बड़ा काम है। तो टैक्स नोटिस कॉमन कौन से हैं,
उसमें क्या जवाबात बनते हैं, इश्यूज़ क्या होते हैं, उसकी लीगैलिटी, वो नोटिस के अंदर क्या प्री रिक्विजिट्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ इसमें सिखाई जाती हैं। अगेन ये इतनी बड़ी चीज़ें हैं कि मैं इस कंसाइज से ओरिएंटेशन में उसकी तफसील बताने पे आऊँगा तो बहुत लंबी और लेंदी हो जाएगी, मैं ज़रा लिमिट करना चाहता हूँ। ये देखिए टैक्स लिटिगेशन, तो आपका जो असल चीज़ है ना जो पैसा कमाने की है बेटा, ये देखिए यहाँ आपने सीखा कंप्लाइंस सीखा। ऑब्वियस सी बात है, जब हम प्रैक्टिकल इनकम टैक्स की बात करते हैं तो स्टार्ट ही हम करते हैं रजिस्ट्रेशन से। ये देखिए रजिस्ट्रेशन सीखी, ये देखिए रिटर्न सीखा, ये देखिए तो प्रैक्टिकल वर्क से ये कोर्स लिंक किया गया है। ये देखिए टैक्स नोटिस हैं, ये देखिए टैक्स लिटिगेशन है। उसके बाद थोड़ा वो बच्चे जो ख़ास तौर पे टैक्स को एज अ कोर्स कहीं नहीं पढ़ा प्रॉपर तरीके से, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल एंगल नहीं देखे, तो उनके लिए लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ ये थोड़ा और इन डेप्थ स्टडी है जो कि करवाई जाती है। और उसके बाद हम आते हैं, तो अगर सब कुछ हमने 3 महीने में सीख लिया तो अगले 3 महीने क्या है भाई। देखिए ये था इनकम टैक्स, अब आपका सेल्स टैक्स स्टार्ट हो रहा है। सेल्स टैक्स का आप देखें तो 2 किस्म के सेल्स टैक्स हैं, गुड्स का फेडरल सेल्स टैक्स, वही आप चीज़ें सीखेंगे, और प्रोविंसेस का सेल्स टैक्स। अब तो प्रोविंसेस के सेल्स टैक्स में इतनी लेंथी है कि मेरे लिए चैलेंज बन गया है कि मैं 4 सूबे हैं तो, और उसके अलावा अब तो सूबों में इतनी डिफरेंसेस आते जा रहे हैं कि ये भी नहीं है कि एक सूबे का पढ़ा दिया तो चलो सारे एक जैसे होंगे, कि चलो भाई देखते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास, सपोज कर लो क्योंकि मैं ऑनलाइन पूरे मुल्क को पढ़ाता हूँ, तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे पास अगर पंजाब से आ रहे हैं तो मैंने कहा चलो भाई मैं पंजाब का सेल्स टैक्स आपको पढ़ा देता हूँ, तो पता चलेगा कि ये सारे मुल्क का आप काम कर लोगे। नहीं, ऐसा नहीं रहा भाई। अब तो तकरीबन हर बच्चे को कम से कम 2 लॉज को पढ़ना पड़ेगा, एक तो अगेन पंजाब का, एक सिंध का पढ़ना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि सिंध के लॉ में काफ़ी इस दफ़ा चेंजेस की गई है, नेगेटिव लिस्ट इंट्रोड्यूस कर दी गई है, तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ पैटर्न पे चला गया है। तो आपको कम से कम इसमें मैं 2 प्रोविंस का लॉ डिटेल में पढ़ा दूंगा, तो उससे क्या होगा, बाकी प्रोविंसेस का जो होगा वो उसकी वजह से आप कवर कर पाओगे। ये नहीं है कि बलूचिस्तान का और KPK का मैं लॉ नहीं पढ़ाऊँगा, उसको भी कोई वर्कशॉप देके, चूँकि सिमिलरिटी बहुत है, ठीक है। डिफरेंसेस कहाँ कहाँ हैं, सिंध का लॉ और PRA पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी SRB, तो बेटा ये इसमें आप देखें ये ग्रोइंग लॉस हैं, ये ग्रोइंग फंक्शंस हैं। अभी आप अगर देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क के अंदर टैक्स पेयर की नंबर कितनी, आप इकोनॉमी में किस स्टेज पे हो, ग्रोइंग हो, अभी तो आपकी इकोनॉमी मतलब क्या है, आपकी मतलब एक डेवलपिंग कंट्री हो आप, तो एज ए रिज़ल्ट जैसे जैसे ग्रो करोगे तो नए नए लोग आएंगे इनकम ब्रैकेट्स में, सर्विसेज का क्वांटम बढ़ेगा, गुड्स का क्वांटम बढ़ेगा, तो सेल्स टैक्स भी आना चाहिए, इनकम टैक्स भी आना चाहिए, क्लाइंटेल तो कहीं से भी आ सकती है। इनकम टैक्स इशू की वजह से बंदा मिल गया तो सेल्स टैक्स भी अगर आप आएगा तो सेल्स टैक्स भी आप ले लोगे उसका, सेल्स टैक्स के इशू के लिए आएगा तो इनकम टैक्स भी आप कर सकते हो, इसलिए ये ऐसे डिज़ाइन किया है। फिर बेटा एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन को समझना, क्योंकि हम सिर्फ लॉ को ऐसे नहीं देखते कि जैसे स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, भाई लिखा है तो फॉलो करो, नहीं, हम लॉ को ऐसे देखते हैं कि क्या वो लॉ जो बनाया है हुकूमत ने वो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट भी मीट करता है कि नहीं। और बेतहाशा पास्ट में ऐसे लॉ बने हैं जिनको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देके लॉ को ही स्ट्रक डाउन कर दिया गया। अच्छा एडमिन बेटा मुझे पानी चाहिए बॉटल वाला, ठंडा नहीं हो बेटा। तो होता क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको कहीं पे भी टैक्स से नहीं पढ़ाया जाता। अब मेरा फर्स्ट एंड सेकंड बैच में इसको एज अ सेपरेट सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया है, सेपरेट सब्जेक्ट, मगर हमारे पास टाइम चूँकि कम है इस वजह से, एक्सक्यूज मी बेटा, देखिए हमारे पास 6 महीने में टारगेट अचीव करना है, तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको एक और सब्जेक्ट के साथ मिला के, मगर फिर भी पढ़ेंगे इसको। हम पढ़ेंगे क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ टैक्सेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। हमने कॉन्स्टिट्यूशन के वो आर्टिकल्स देखने हैं जो कि आपके टैक्स के फ्रेमवर्क को रेगुलेट करते हैं, ताकि हम जब भी किसी लॉ से डील कर सके तो हमें पता हो कि अगर कोई निशानी नज़र आई ना उस लॉ में, कह रहे यार ये तो फ़लाँ आर्टिकल की खिलाफ वर्जी है, ये तो कानूनी नहीं होना चाहिए। अब ये बात जो लॉयर्स होते हैं उनको समझ आती है, जो CA बैकग्राउंड से या अकाउंटिंग बैकग्राउंड से होते हैं उनको नहीं समझ आती, क्योंकि वो ज़्यादातर ना कंप्लाइंस कराने को, क्योंकि उनका ट्रेन ही जहन ऐसे हुआ स्टैंडर्ड है,
भाई स्टैंडर्ड को फॉलो करना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। ऐसे नहीं होता बेटा, ये प्रोफेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर कानून को भी चैलेंज किया जा सकता है कि ये, मगर चैलेंज करने का मतलब ये नहीं मैं नहीं मानता, चैलेंज करने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन की किसी प्रोविजन से उसकी अगर क्लैश आ रहा है तो बताया जाता है कि देखें जी ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। और वो डिसाइड हम नहीं करेंगे, वो डिसाइड टैक्स ऑफिसर नहीं करेगा, ये डिसाइड करना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का काम होता है। इसीलिए ऐसे कवानीन को फिर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और उसका रास्ता है कॉन्स्टिट्यूशन में ही मौजूद एक आर्टिकल है जो कहता है पिटीशन फाइल करें। सिंध में उसको कहते हैं सीपी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन, पंजाब में उसको कहते हैं डब्ल्यूपी यानी रेट पिटीशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप कॉन्स्टिट्यूशन सीखोगे। फिर ये जुडिशियल एस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन है, जजेस ने जो फैसले किए हैं ऑलरेडी वो फैसले जुडिशियल प्रेसिडेंट का एक स्टेटस रखते हैं, केस लॉ। मेरे उस्ताद ने, जब मैंने सिविल सर्विसेज एकेडमी के बाद जो IRS एकेडमी से इनकम टैक्स सेल्स टैक्स पढ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छे टीचर्स मिले और जो कुछ भी हैं हम उन्हीं की मेहरबानी है, उन्हीं असातिज़ा की वजह से हैं। तो उसमें से जो सबसे बेहतरीन टीचर थे, मैं उससे कहा सर अब आपसे तो सीख नहीं सकेंगे, मैं कैसे पढ़ूँ आगे, मुझे टैक्स में एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है। उसने बेटा केस लॉ पढ़ो, केस लॉ पढ़ो। और मैं आपको बताता हूँ जिस भी एडवाइज़र का, मैं तो एडवाइज़र ही नहीं मानता किसी को जब तक कि उसको केस लॉ ना आता। केस लॉ क्या है? जो प्रीवियस जजमेंट्स होते हैं, जो रिपोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रिब्यूनल के जजमेंट्स रिपोर्ट होते हैं। पाकिस्तान में कुछ मंथली पब्लिकेशंस हैं जिसको हम जर्नल कहते हैं, उसमें एक टैक्सेशन है, टैक्सेशन उसका नाम है, और दूसरा जो है वो है PTD, ठीक है, पाकिस्तान टैक्स डिसीजंस। इसमें रिपोर्ट होते हैं जजमेंट्स, तो हम मंथली बेसिस पे। और आपको पता है पाकिस्तान में ये सिलसिला कब से शुरू हुआ था? पाकिस्तान में ये सिलसिला 1959 से शुरू हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह भाई के पास सारे इंटायर 1959 से लेके अब तक के टैक्स के जो है वो डेटा बैंक मौजूद है, ठीक है। कैसे? मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको कलेक्ट किया, हासिल किया। बड़ा मुश्किल था, बहुत सारे ईयर्स का नहीं मिल रहा था, बट लकीली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे PTD सारे के सारे मिल गए, मुझे टैक्सेशन सारे के मिल गए। सेल्स टैक्स का एक PTCL के नाम से होता था, पाकिस्तान टैक्स एंड कॉरपोरेट जो डिसीशंस होते हैं, वो भी अच्छा खासा हिस्सा मेरे पास मौजूद है। मगर सारे जजमेंट्स जो पाकिस्तान में अब तक हुए हैं वो मौजूद हैं। तो उनमें से सारे तो नहीं पढ़ सकते ना, तो हम कुछ लैंडमार्क केसेस पढ़ेंगे। आपको इस लायक इंशाल्लाह इसमें बना दूंगा कि आपको केस पढ़ना आ जाएगा। केस के 2 पार्ट्स होते हैं, रेशो और ऑबिटर। ये फ़र्क करना सीख लोगे, उसमें से आप पढ़ना सीख लोगे कि किस तरीके से उसकी जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या है, ऑपरेटिव पार्ट क्या है, हेड नोट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी। इसकी एक अच्छी इन डेप्थ स्टडी होगी दोनों पार्ट्स की। आखिर में अगेन जैसे मैंने कहा ना कि मसला ये है कि टाइम बहुत कम है, पढ़ाने को बहुत कुछ है, तो चीज़ें मैंने यहाँ पे भी 2 चीज़ें एक साथ कर दी ताकि एक आपको अगर सपोज करें कि 1.5 महीना एक तो 1.5 महीना दूसरा पढ़ा के इस लायक किया जाए कि आपको चलने के लायक बनो। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि कभी मैं एक प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन लॉन्च करूं जिसमें ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से 2 साल 3 साल पढ़ाई जाएं ताकि लोगों को इस लायक बनाया जाए कि वो कहें कि जी यस हम टैक्स एक्सपर्ट हैं। मगर जब तक वो कर सकूं तब तक ये जो खिदमत कर रहा हूँ ये भी कम नहीं है बेटा कि 6 महीने के अंदर ये चीज़ें सिखा पाना। और उसके अंदर आता है टैक्स प्लानिंग। अभी टैक्स प्लानिंग के होते हैं पूरे स्ट्रक्चर्स। टैक्स प्लानिंग क्या है? टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन का फ़र्क। इवेजन होती है लॉ की वायलेशन, सीधा सीधा इलीगल है। मगर अवॉइडेंस क्या है? लॉ की वायलेशन किए बगैर ऐसे अपने टैक्स मैटर्स को अरेंज करना कि टैक्स कम हो जाए। मसलन इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, वो मॉडल्स होते हैं। मैं अब अगर कंपनी की फॉर्म में बिज़नेस करूं तो मेरे पे कितना टैक्स है, एज ए इंडिविजुअल काम करूं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको कि अगर आजकल आप देखेंगे तो जो टैक्स रेट्स हैं इंडिविजुअल के पाकिस्तान में नॉन सैलरीड के, वो 45% तक भी चले गए हैं भाई, 45%, ठीक है। और अगर आप देखेंगे कि स्मॉल कंपनी बन जाऊं तो रेट 20% है। फिर अगर कंपनी से डिविडेंड ले लो तो उसका रेट जो है पहले इन्होंने लास्ट ईयर तक रखा था 15%, अब अकल आई है तो 25% कर दिया है। अब वो एडवांटेज ख़त्म हो गया जो पहले लास्ट ईयर तक था। एडवांटेज क्या था कि 20% स्मॉल कंपनी और 15% उसके डिविडेंड पे। ये पूरी चीज़ें सीखोगे, ये अभी बता के मैं नहीं सिखाना चाहता। तो 20 और 15 35
तो 10% का फिर भी फ़ायदा हो रहा था कि कंपेयर टू इंडिविजुअल बिजनेस करूं तो एज अ कंपनी मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब वो फ़ायदा उन्होंने ख़त्म कर दिया, कैसे कि देखो 25% उसका रेट कर दिया, अब 45 बराबरी हो गई, अब ये एडवांटेज ख़त्म कर दिया। ये चलता रहता है कैट एंड माउस, फिर कहीं और स्ट्रक्चर खुल जाएगा। यही तो पैसे, किस चीज़ के पैसे मिलेंगे? टैक्स बचाने के, लीगली टैक्स बचाने के। तो आप जो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर्स होते हैं टैक्स प्लानिंग के, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपनी रिसर्च और अपनी लर्निंग के अलावा सम ऑफ द बेस्ट कलेक्शन जो होते हैं ना बुक्स की, मेरे पास है टैक्स प्लानिंग पे जो लिखी गई हैं, ख़ास तौर पे यूके की बेस्ट मेरे पास कलेक्शन है। तो जो दुनिया भर में इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और विद होल्डिंग फिर जो एट सोर्स टैक्स कट जाता है। ये तो एडवाइजरी का सबसे ज़्यादा कॉमन मोस्ट कॉमन जो होता है ना, यही होता है कि सर यहाँ पे टैक्स कटेगा कि नहीं, यहाँ पे सर ये किस रेट से कटेगा, यहाँ पे ये फाइनल है, एफटीआर है, एनटीआर है। ये तो इतना कॉमन है कि आपका सबसे ज़्यादा जो वास्ता टेलीफोन पे पड़ता है ना, वो विदहोल्डिंग पे पड़ रहा होता है क्लाइंट से, और इस वजह से ये आगे चल के एडवाइजरी में भी बड़ा काम आता है। ये मेरा बच्चा एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है, एक ओरिएंटेशन थी आपके लिए, सो दैट कि आप में से जो भी बच्चे टैक्स एडवाइजरी में आना चाहते हैं तो उनको एक ऐसा रास्ता दिखाया जाए जिसके ज़रिए इवन वो सिर्फ ग्रेजुएशन करके भी अपनी फर्म बना सकते हैं, और सीए में सिर्फ टैक्स फर्म की हद तक, सीए में वो जो ऑडिट वाले काम नहीं है, सीए में टैक्स की जो काम करते हैं उसमें उसकी बिल्कुल बराबरी मिल जाती है। और अगर कोई नहीं है जब तक ग्रेजुएशन कर ले तो इनफॉर्मली भी किस तरीके से ये काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको अच्छे तरीके से पूरा बिज़नेस भी समझा दिया, ये इसका बिज़नेस का यानी सर्विसेज का मॉडल है, फिर मैंने आपको रास्ता भी दिखा दिया, और हम इस पे कैसे चलेंगे वो कोर्स भी आपको दिखा दिया। आई होप कि ये सेशन आपके लिए यूज़फुल था। अच्छा, अब मैं आता हूँ, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो उसकी तरफ। कोई क्वेश्चन आपके अगर हैं तो आप मुझसे अब सवाल पूछ सकते हो, केफ के साथ साथ कर सकते हैं। एडवांटेजेस हैं, बिल्कुल हैं बेटा। देखिए, सबसे पहले तो ये कोर्स चलेगा कैसे। 3 हमारी दिन की क्लासेस होती हैं, ठीक है। हमारी क्लासेस जो होती हैं 3 दिन की, 3 डेज़ होती हैं, और टाइम हम ऐसा रखते हैं कि बच्चे का नॉर्मली जो सीए की स्टडी है वो उससे अफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होंगी। देखिए, ये जो कोर्स है ना हमारा, इसका मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 आपने देखा, और कुल 6 मंथ्स पे हैं। और इसमें जब 6 मंथ्स की एंड पे आके एग्जामिनेशन हम लेंगे, ठीक है। एंड पे आके हम सबको इकट्ठा एग्जामिन करेंगे। इकट्ठा इसलिए करेंगे कि 3 महीने बाद अगर हम एग्ज़ाम्स ले रहे होते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो डिस्टर्बेंस बच्चों के लिए होती है। सीए का पेपर आ रहा है, ये मेरा फलाना पेपर आ रहा है, तो और पेपर यहाँ पे एग्ज़ाम करने का मकसद हमारा ये हरगिज़ भी नहीं है कि बच्चों को हम टेंशन दे दें। हमारा मकसद है क्या सिखाना, नॉलेज देना और स्किल देना। किस लिए? टू अर्न। मकसद है काम सिखाना, ना कि नॉलेज बराए नॉलेज देना। लर्न, मकसद क्या है? लर्न टू अर्न, ये है हमारा मकसद बेटा। तो एग्जामिनेशन हम इसलिए रखेंगे ताकि थोड़ा बच्चे पे लर्न करने के लिए थोड़ा सा प्रेशर है, बस। प्रेशर टेंशन्स की हम इसमें बात नहीं करेंगे, टेंशन नहीं देंगे। मकसद है आपको थोड़ा सा इसके थ्रू गो थ्रू कराना। अब देखिए, इसकी दूसरी चीज़ क्या है इसमें जो आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि हमारी सिर्फ 3 डेज़ तक क्लास आती है लाइव, और मैं लाइव पढ़ाता हूँ, हर दफ़ा पढ़ाता हूँ, हर बैच में नया पढ़ाता हूँ मैं। कोई रिकॉर्डेड वर्जन 3 दिन में जो है ना वो होगी आपकी 3 कोर्स जो होंगे वो आपके लाइव होंगे, प्लस उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। फिज़िकली कोई आना चाहेगा तो हमारा जो कैंपस है उस कैंपस में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, अब हमने खूबसूरत कैंपस बना दिया है, ठीक है। जो भी आना चाहेंगे तो वो यहाँ पे फुल सारी फैसिलिटीज़ हैं। एक कोर्ट रूम भी है हमारा, जहाँ पे हम मूट कोर्ट करते हैं, बच्चों को केस प्रेजेंट करना सिखाते हैं। और आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो तो हमारे जो ICTAP इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजरी में जो पहले हमने लास्ट पेज में किया है वो उसका फेसबुक पेज पे वो पड़ा हुआ है, देख सकते हो कि कैसे पेज में ऑनलाइन बच्चे केस पेश कर रहे थे, और फिज़िकली वो कोर्ट रूम भी बना हुआ है। हमारे पास फुल फ्लेज लाइब्रेरी है, फैसिलिटीज़ आपके पास सारे मौजूद हैं। और एक कोर्स जो होगा वो अलबत्ता प्री रिकॉर्डेड होगा। उसकी वजह यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम भी बचे, तो इसलिए ये रिकॉर्डेड 3 दिन का मतलब है कि ये 3 दिन जो होंगे वो नॉर्मली अगर मंडे है
वेडनेसडे और फ्राइडे ये होता है, एक दिन छोड़ के, ताकि घर के काम और बाकी काम भी चलते रहें। और ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट ये हों, ठीक है। तो मंडे है तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी। ये दोनों ऑप्शंस हैं, मुझे भी एडमिन ही बताती है कि मुझे कौन सा फॉलो करना होता है। 2 बैचेस होती हैं, तो सपोज़ करें कि ये एक बैच की तरफ जाएगा, ठीक है, से ये बैच 3 को अगर मिलता है तो आपको बैच 4 को ये ऑप्शन मिल जाएगा, या वाइस वर्सा एक ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके अंदर एक और चीज़ भी है जो आपको पता हो कि टाइम क्या होता है। टाइम हम नॉर्मली ऐसा रखते हैं कि प्रोफेशनल जो जॉब करते हैं या तो घर पहुंच जाए, और अगर नहीं यहाँ आना है कैंपस पे तो वो आ सके, ताकि जो लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं, ताकि जैसे आप सवाल अभी पूछ रहे हो वो भी सवाल लाइव पूछना चाहते हैं, तो ऐसे केस में हम उसका नॉर्मली जो टाइम रखते हैं ना वो 7 बजे के करीब रखते हैं। कि कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है, नॉर्मली 6 तो बज ही जाते हैं, तो 7 बजे से लेके नॉर्मली 8:30 to 9 का ये हमारा टाइम होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। सेट है। अच्छा, इस वजह से होता क्या है, सीए के स्टूडेंट को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, वो आराम से इस कोर्स को अटेंड भी कर लेता है। अच्छा, अब आईटीपी के लिए लाजमी है, जिसने नहीं एडमिशन लिया तो एडीसी में एडमिशन ले ले, बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। अब्दुल मुइज़ आपने कहा एडीसी, और एडीसी तक रुके नहीं, फिर उसके बाद अगले 2 साल भी कर लें, ताकि आपके पास फुल डिग्री आ जाए, और इस तरह अपनी आप अपडेट भी करते रहें। देखिए एक बात समझिएगा, यहाँ इंशाल्लाह इस कोर्स के साथ आप इतना सीख लोगे कि आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। आप अपना ना सिर्फ ये कि काम सीख लोगे, बल्कि जब अर्निंग थोड़ी सी शुरू हो जाएगी तो उसके लिए हमें ना आपको थोड़ा सोशल मीडिया की मार्केटिंग कैसे होती है ये भी सिखा देंगे, अपनी ब्रांडिंग कैसे करते हैं थोड़ा सा उस पर भी गाइड कर देंगे, नेटवर्किंग आज से ही, बल्कि जो मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, याद रखें कि आपने अपनी सोशल मीडिया में जो लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे बेटा आज से ही एक्टिव हो जाओ, आज से ही एक्टिव हो जाओ। क्यों लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाओ? यहाँ अगर आपने अपनी ब्रांडिंग अच्छी कर ली ना, और अपने साथ ये लेबल लगा दिया ना कि इसको टैक्स आता है, जैसे टैक्स की मैं पता है क्या करता हूँ, नॉर्मली लेक्चर जब डिज़ाइन करता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ बेटा इस पे ये लिख सकते हो, ये आर्टिकल, मेरी बातों को रिकॉर्ड करके जो रिकॉर्डिंग में मौजूद होती हैं नोट कर लो, थोड़ा जीपीटी से कुछ लिखवा के अपने आर्टिकल पोस्ट करो, काम करते रहो। तो इससे क्या होगा कि लिंक्डइन के जो प्रोफेशनल्स हैं ना वो आपको देख रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कभी ना कभी कोई इशू फेस करना तो याद आता है यार एक मेरा कांटेक्ट है जो इस चीज़ पे लिखता है, जो एडवाइज़र है। और साथ में ये अभी आप देखोगे इंशाल्लाह कि जैसे ना वक्त के साथ ये CAT ये प्रेस्टीजियस एक सर्टिफिकेशन बनती जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि हम इसके लिए दिन रात करके मेहनत कर रहे हैं। तो आपको जैसे ही वो क्लिक करेगा ना तो रब्ता करेगा, ये हो गए आपकी मेहनत, और यहाँ से बनता है बड़ा क्लाइंटेल बन जाए शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अब अफजल पूछ रहा है FBR ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और ना करोगे, क्योंकि वहाँ पे है एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट अभी मैंने आपको बताया कुछ भी नहीं देती एम्प्लॉयमेंट जो है ना वहाँ पे बेटा, जो नॉर्मली। अच्छा भाई, आवाज़ आ रही है मेरी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है? ओके। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आप अगर ग्रेड 16, वैसे मना नहीं है ये बात, ये नहीं समझें कि FBR ज्वाइन नहीं करते। देखिए अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, FBR में जॉब्स आई थी। FBR में 2 तरीके से ऑफिसर्स की जॉब्स आती हैं, एक FPSC का टेस्ट होता है, 1 पेपर हम इसको बोलते हैं, सिंगल पेपर 1 पेपर टेस्ट आता है। इसके ज़रिए वो ग्रेड 16 में मुख्तलिफ डेजिग्नेशंस के साथ, जैसे इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, ठीक है, या ऑडिटर, या इस तरह करके जॉब्स आ रही होती हैं। अभी लास्ट कुछ अर्सा पहले ये जॉब्स आई थी, पाकिस्तान भर में तकरीबन कोई 450 के करीब आई थी। तो इसके लिए मैंने एक कोर्स पढ़ाया था। इसमें अगेन याद रखिएगा, कोई जाना चाहेगा ना FBR में तो आपको ये कोर्स हेल्प तो करेगा, मगर ग्रेजुएशन चाहिए होती है वहाँ पे, ग्रेजुएशन की बेस पे होता है। तो आपको पता है पाकिस्तान में जब ये हुआ ना तो ऑल पाकिस्तान 3rd पोजीशन मेरे स्टूडेंट की थी,
और टोटल अब मैं तो इतने बच्चे मेरे पास हुए कोर्स जिन्होंने ये अटेंड किया था, मैंने स्पेशल कोर्स पढ़ाया था जो सिर्फ उसकी तैयारी करवाएगा। मुझे याद नहीं है एडमिन में से अगर कोई मुझे बता दे, मुझे जो याद आता है ना कोई 34 स्टूडेंट थे मेरे जो इसमें सिलेक्ट हो गए थे, इफ़ आई एम करेक्ट, एडमिन में अगर कोई मुझे करेक्ट, तो 34 पाकिस्तान भर में। अब इतने में वो बेचारे जो है ना वो मेहनत समाज सर बस मिलने यार कभी आ जाएं ये, तो हर जगह पे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स हैं जो कि रिसेंटली रिक्रूट ऑफ, हाँ ये भी देखिए हर किसी की पंजाब में फ़लानी पोजीशन है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं मना नहीं कर रहा कि आप नहीं कर सकते FBR ज्वाइन कर सकते हो, मगर यार भाई देखो जो वहाँ पे सैलरी है ना, हाँ जिसको शौक़ है सरकारी नौकरी का वो कर ले तो फिर, मगर मैं कहूँगा कि काम सीख के बेटा अगर आप अपना काम कर सकते हो, ऐसी जैसी कोई चीज़ नहीं है। फिर बेटा एक और ऑप्शन है जो FPSC ही कराता है, मगर उसको हम कहते हैं CSS। इसके ज़रिए फिर FBR के ग्रेड 17 के ऑफिसर्स आते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, अगेन उसके लिए भी CSS करना पड़ता है, ग्रेजुएशन है। दिस इज़ दी ओनली वे जिसमें आप FBR ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आई एम लॉयर सर्टिफाइड टैक्स एडवाइज़र का फ़ायदा क्या है? बेटा अब्दुल्ला आप लॉयर हैं, आप टैक्स एडवाइज़र नहीं हैं। अभी अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले एक स्टूडेंट है हमारे, वो आए थे मेरे पास, उसने भी वो काला कोट पहना हुआ था, टाई वाई लगाई हुई थी, तो लॉयर थे। एक हमारे अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट ने उसको रेफ़र, उसके साथ ही आया था। अब मैंने उसको बड़ी तवज्जो से सुना, उसका एक इशू आया था कि जी मेरा पहला टैक्स का केस है, तो मैं इसमें किस तरीके से, मैंने उसको गाइड किया। फिर उसने देखा ना कि सर तो बहुत ऑप्शन दे रहे हैं, तो उसने एक और पलंदा निकाला। मैंने कहा भाई मेरी क्लास है यार, मुझे क्लास में जाने दो, मैं आपको आराम से टाइम दूंगा। बेटा देखिए LLBs के लिए मैं आपको बताऊं कि ये कोर्स ऐसा है कि आपको टैक्स सिखा देगा। आपको टैक्स सिखाने से क्या होगा, आप टैक्स की एडवाइजरी कर पाएंगे। मैं आपको बताऊँ, जो हमारे चीफ़ जस्टिस, जो भी लास्ट चीफ़ जस्टिस थे जो रिटायर हुए, कराची में आए थे, और मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक टीम है लॉयर्स की, जो मेरे अपने बच्चे हैं, तो उसमें से एक ने ज्वाइन किया उस सेशन को, और बता रहे थे कि भाई टैक्स सीख लो, भाई टैक्स सीख लो। वो कला को कह रहे थे कि भाई देखो जो आप सिविल और इसमें कमाते हो कुछ भी नहीं है, टैक्स सीखो, टैक्स एडवाइजरी में आए। तो आपके लिए जो सिविल क्रिमिनल ये जो है ना, जो LLB करके बंदा प्रैक्टिस शुरू करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि उसको टैक्स नहीं आता। मैं आपको बताऊं, मेरे बैच 3 में हाई कोर्ट के लॉयर्स, हाई कोर्ट के रजिस्टर्ड सीनियर लॉयर्स उसमें रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि उन्होंने कहा सर टैक्स सीखना है, आपसे टैक्स सीखना है। ये मेरा बेटा अब्दुल्ला आपको फ़ायदा है। नॉलेज के अलावा और क्या फ़ायदा हो सकता है? बेटा नॉलेज के अलावा कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि अगर आपको नॉलेज हासिल कर लोगे तो सारा काम तो उसी में होगा ना, और क्या फ़ायदा आप चाहते हो? आप अगर बता दें कोई आपके फ़ायदा जहन में है फ़ायदा, अदर देन नॉलेज, अदर देन वो प्रैक्टिस स्किल चीज़ें सीखना जिसकी बेसिस पे आप टैक्स की एडवाइजरी कर सको, तो यही आपके लिए होगा। भाई ये वो नॉलेज है जिसका पैसा है, पैसा। ये मैं अभी आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट, में उसकी कोई भी क्लू नहीं देना चाहता, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर उसकी राज आउट हो जाएं। तो एक स्टूडेंट का एक किस्सा है, और वो किस्सा कुछ इस तरह है कि बड़ा मोटिवेटिंग है, तो मैं बताता हूँ। तो उस स्टूडेंट को टैक्स एडवाइजरी में मैंने ही गाइड किया कि बेटा इस तरीके से टैक्स एड, उस वक्त मैं अभी ये फॉर्मली कोर्स नहीं पढ़ाता था, इनफॉर्मली ये कोर्स इसी तरह तो डिज़ाइन हुआ ना कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिनको मैंने गाइड किया माशाल्लाह सेट हो गए। तो उस स्टूडेंट के जेब में कोई एक दिन 300 रुपये भी नहीं थे। कहा सर वो फलाने अफसर को यार रिक्वेस्ट करो यार मेरा काम कर दे। भाई मेरे पास तो बस के पैसे भी नहीं रहे। तो मेरा दोस्त था, मैंने उसको कहा यार देख लो जायज़ काम है तो इसका जल्दी करो यार, देर नहीं करो। तो उसका उसने काम कर दिया। तो चलो उसके पास ना 1 महीना निकालने के लिए काम हो गया उसका। अच्छा मगर क्या हुआ, कुछ अर्सा बाद उसने कॉल की, सर एक बड़ा केस आ रहा है भाई, मगर मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे टाइम दो, और अगर आपने टाइम दिया ना और ये केस हल हो गया ना तो मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं कि मैं सेट हो जाऊँगा। मैंने कहा आजा बेटा, इसमें क्या बात है। तो शाम के टाइम पे मेरे पास आए कॉलेज में, मैंने 2 क्लासेस के दरमियान उसके लिए टाइम रखा, सारी फाइलें और लैपटॉप मेरे पास लाए, तो मैंने उनका केस सुना। फिर मैंने चंद सवाल उसको कहा ये लिख लो, क्लाइंट से पूछ लो। उसने पूछे, अगले दिन आए, फिर मैंने उसको फर्दर कुछ क्वेरीज बताई, क्योंकि वो फैक्ट्स की बेसिस पे ओपिनियन होता है ना। जब तीसरी दफ़ा आए तो मैंने उसको बेटा ये ले भाई इसका ये रास्ता है। आपको पता है उसमें जो अमाउंट था, जो एक्चुअल फ़ी थी, अब मैं ऑब्वियसली डिटेल नहीं बताऊंगा, उसमें तीसरा हिस्सा इसको मिला, क्योंकि 3 लोग इन्वॉल्व थे।
ठीक है, 3 लोग थे, थर्ड हिस्सा उसको मिला, 1/3, ठीक है, 1/3। मगर आपको पता है 1/3 कितना था? आपको पता है जो 1/3 क्या था? ये असल में केस की, उसने सही कहा था, मैं ज़िंदगी सेट हो जाएगी अगर आपने हेल्प की। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़िंदगी सेट हो गई। आज उसका घर DHA कराची में, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसको और आगे ले जाए, ठीक है। और क्या बताऊँ बेटा, इतना पैसा है। देखिए एक बात समझें, ये वो एडवाइजरी का तरीका है जिसके अंदर क्रिमिनल केस में यार लॉयर क्या करता है यार, सिविल में क्या होता है। मैं आप समझे कि मेरा बचपन ना इसी लॉ के साथ गुजरा है। मेरे अंकल अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ही वॉज अ लॉयर, और उनको देखा है मैंने कि सिविल क्रिमिनल में कुछ भी नहीं है बेटा। बड़ी मेहनत है नो डाउट, वक्त के साथ जो सीनियर हो जाते हैं बड़ा अच्छा कमाते हैं, बट जो यंग लॉयर्स हैं ना उनके लिए टैक्स और कॉर्पोरेट लॉ बिल्कुल ग्रीक होता है, ग्रीक समझ नहीं आता। तो इसीलिए ये कोर्स कम से कम टैक्स का तो मैं करवा रहा हूँ, और कभी इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो कॉर्पोरेट लॉ का भी कोर्स डिज़ाइन कर दूँगा, ठीक है। और बेटा क्लियर हो गया भाई? चलें भाई, मैं सेशन को थोड़ा किधर गया दादा इज़ दिस आल्सो हेल्पफुल इंडक्शन CA ट्रेनिंग प्रोग्राम FBR रिसेंटली स्टार्टेड। देखिए जो CA ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो FBR में स्टार्ट नहीं हुआ, CA ट्रेनिंग प्रोग्राम SRB में स्टार्ट हुआ है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड में। और इसके लिए ये बिल्कुल रेलिवेंट, अगर कोई बंदा समझता है कि मैं अगर सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज और सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, चूँकि इसका जो सेकंड हमारा जो मॉड्यूल है वो सेल्स टैक्स पे है और कुछ जनरल दूसरी बातों पे डिपेंड करता है, तो अगर ज़ेद ये किसी ने कर लिया ना तो मेरा ये ख्याल है कि बाकी लोग भाग रहे होंगे, शुरू से वो मिड से भाग रहा होगा, इतना एडवांटेज उसको मिल जाएगा कम से कम। SRB में FBR में भी ये प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ, मगर मैं ना ज़ेद इसको इंसेंटिव नहीं समझता कि मैं FBR के अंदर या SRB के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ जाऊँ, क्योंकि मैं समझता हूँ ये छोटी सी बात रह जाएगी। एक्चुअली जो काम सीखना है ना ये आपको किसी फर्म में लेके तो जाएगा, मगर जब तक अपनी फर्म नहीं बनाओगे मैं एम नॉट हैप्पी। मैं समझता हूँ कि ये वो नॉलेज और स्किल है जो अपनी फर्म बनाने के लिए हेल्प करेगा, और आप थोड़ा वक्त जो ज्वाइन करेगा उसको अंदाज़ा हो जाएगा। मोहसिन आपने लिखा है मैं लॉ स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीट LLB डिग्री एंड ICT कोर्स कैन बी कॉल आवर्सेज कॉर्पोरेट लॉयर्स। देखिए मोहसिन, आप जब LLB कर लिया तो आप लॉयर हो, आपकी जो भी स्पेशलाइजेशन है ना वो आप लगा सकते हो। यू कैन बिकम अ टैक्स लॉयर, यू कैन बिकम अ कॉर्पोरेट लॉयर, यू कैन बिकम अ टैक्स एंड कॉर्पोरेट लॉयर, आप बिल्कुल कह सकते हो खुद को, क्योंकि आपके पास LLB की डिग्री है। जब LLB मिल गया तो कहानी ख़त्म। फिर आपको कॉर्पोरेट लॉ कोई इसके लिए ये नहीं होता कि मैं कॉर्पोरेट लॉयर कब बनता हूँ, जब मैंने कोई कॉर्पोरेट लॉयर के लिए अलग से कोई डिग्री की हो। अलग से डिग्री नहीं होती बेटा, यू विल बिकम अ कॉर्पोरेट लॉयर, यू विल बिकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट लॉयर अगर आपके पास वो नॉलेज होगी। तो जो टैक्स लॉ आप पढ़ते हो इसके साथ अगर कोई एक कंपनी लॉ का थोड़ा सा आपने ले लिया ना, तो फिर टैक्स ऐसी चीज़ है जो खुद कंपनीज पे लगता है, तो इस वजह से कंपनी के स्ट्रक्चर को वैसे ही टैक्स के दौरान आप सीख लेते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो ये इसमें कोई भी बिल्कुल नामुमकिनात चीज़ नहीं है, आप बन जाओगे। बोलना तो छोटी सी बात है, बोलने से क्या होता है, बोलने से कुछ नहीं है, एक्चुअल हो गए, ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब है मैं भी STT जैसा इंस्टीट्यूट बने अफजल खान कह रहा है मैं भी STT जैसा इंस्टीट्यूट बनाऊंगा। बेटा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह आपको इससे भी बड़ा इंस्टीट्यूट, इससे भी बड़ा जो है ना वो काम करने की तौफीक दे। मैं तो खुश हो जाऊंगा, आप मेरे बच्चे हो। तो जो अपने बच्चों की तरक्की जो होती थी, एक बात बताऊँ, मुझे उस्ताद ने कहा था कि कुछ शागिर्द ऐसे होते हैं जो अपने टीचर से भी आगे निकल जाते हैं। तो मेरे टीचर जो हैं, जो मेरे उस्ताद हैं जिसने मुझे टैक्स सिखाया, तो जब वो पढ़ा रहे थे तो हम तो उनके पाँव की खाक के बराबर ना, हमें तो कुछ नहीं आता था, अभी भी नहीं आता। अभी भी हमारी औकात, मेरी औकात तो कम से कम ऐसी है कि मेरा उस्ताद मिलेगा ना तो मैं पाँव पे उस पर हाथ रखूँगा, मैं कहूँगा सर जो भी, अव्वल तो हम कुछ भी नहीं है, जो भी आपकी वजह से। तो उन्होंने जब ये जुमला कहा ना क्लास में कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपने टीचर से आगे निकल जाते हैं, तो मैंने उस वक्त सोचा था मैं आपसे आगे निकलूँगा, ठीक है, क्योंकि मज़दूर का बच्चा हूँ, मज़दूरी करता हूँ, मेहनत करता हूँ। मैं जब भी अपने उस्ताद से मिलता हूँ ना, इस वक्त वो पाकिस्तान के हेड हैं टैक्स के, ठीक है, उनका नाम है डॉक्टर हामिद अतीक।
तो डॉक्टर साहब के साथ जब भी मिलते हैं यही लगता है यार डॉक्टर साहब बहुत आगे हैं, को उस्ताद आगे ही जा रहा होता है, मेहनती उस्ताद। तो बेटा अब ये है कि आप भी मुझसे आगे निकलने की कोशिश कीजिएगा, तो मैं भी लगा रहूँगा इंशाल्लाह। इसकी वजह से जैसे मैं अपने आज उस्ताद को दुआएं दे रहा हूँ, आप भी अपने उस्ताद को दुआएं दोगे। आई डिड माई BCom बट लिविंग इन अ नॉन टैक्स एरिया फाटा, व्हाट टू लर्न। बेटा देखें, जो यू आपने नाम लिखा है, नाम नहीं लिखा, नाम भी बता दो। आपको पता है कि इस दफ़ा ये जो अर्स्ट वाइल फाटा है, अब तो फाटा नहीं है, अर्स्ट वाइल नॉन टैक्स एरिया, अव्वल तो बेटा ये नॉन टैक्स एरिया नहीं रहा, क्योंकि देखो एग्जेम्प्ट हो गया है, एरिया टैक्सेबल बन चुका है, अब एग्जेम्पशन दी गई है। आपको अगर पता हो तो इस साल इस एग्जेम्पशन को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। ये हर साल एग्जेम्पशन सिर्फ 1 ईयर के लिए देते हैं, इस दफ़ा कोशिश की गई थी ख़त्म करने की। तो क्या हुआ, उन्होंने फिर वो जो ऑब्वियसली एरिया के बिजनेसमैन थे शोर शराबा किया, उन्होंने कहा यार चलो छोड़ो, टेररिज्म और बाकी मसले बड़े हैं तो इनको जाने दो। मेरी एक बात सुन लो बेटा, अगर आपने टैक्स सीख लिया ना तो बेशक आप इन अर्स्टवाइल फाटा एरिया का आज के दिन तो काम नहीं है, मतलब है आज भी काम है मगर कम है। वो कैसे काम है बताऊंगा, क्योंकि देखो वो एग्जेम्प्ट है ना बेटा। अब ये भी एक बात सुन लो, अगर आप मुझसे रब्ता कर लोगे तो मैं आपको और गाइड कर पाऊंगा कि क्या एग्जेम्प्ट सब हैं, नहीं कुछ टैक्सेबल भी हैं भाई। जो टोटल एग्जेम्पशन थोड़ी है जो इससे पहले हुआ करती थी, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन है कि फाटा और पाटा एरिया को कोई टैक्स नहीं होगा, बल्कि लॉ ही नहीं अप्लाई होगा। ऐसे नहीं है बेटा, अब लॉ अप्लाई करता है, लॉ में एग्जेम्पशन दी गई है। जो पहले 5 साल की थी वो ख़त्म हुए, तो फिर 1 साल करके ख़त्म करें। तो आज उसके लिए एक एरिया है टैक्स का जो वहाँ लगता है, आम लोगों पे नहीं लगता इसलिए पता नहीं चलता। मगर मैं आपको एक बात बोलूँगा, जिस साल ये गया ना टैक्स, तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होगा, क्योंकि आप टैक्स लॉ सीख के बैठे होंगे, आप किंग होंगे वहाँ के, ठीक है। तो अगर वहाँ रहते हुए टैक्स का अपना नाम बनाओगे ना, सोशल मीडिया के ज़रिए, यही लिंक्डइन के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, तो आपको सब लोग जानना शुरू करेंगे। तो वो कहेंगे कि यार अजीब बंदा है, टैक्स है ही नहीं। मगर वहाँ से रह के बेटा पेशावर और बाकी जो एरिया हैं जहाँ पे टैक्स की एग्जेम्पशन नहीं है, उसको तुम सर्विसेज दे सकते हो। ये है फ्यूचरिस्टिक। अगर अगले साल ये एग्जेम्पशन गई तो फ़ायदे में हो जाओगे, नहीं तो अगले साल। बट अभी एज ऑफ नाउ आपकी प्लानिंग एज ऑफ नाउ क्या है, उस एरिया को देखो जो मुझसे रब्ता कर लो। अगर आप मुझे अभी मैसेज करना चाहते हो या नाम लिख दो ताकि मुझे पता चले आपका, तो आपको मैं बता दूंगा किन किन पे आज भी अर्स्टवाइल फाटा एरिया पे टैक्स है, ताकि उसको तुम बेस बना के फैसला कर सको कि क्या आपको टैक्स के प्रोफेशन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। इसरार ठीक है बेटा, आप अपने नाम को मैसेज कर दोगे तो मैं आपको डिटेल बता दूंगा। द रियल टैक्स मैन सर तारिक तुन्यो दादा, एक सेशन के स्टूडेंट्स के लिए रख लीजिएगा फॉर फाइलिंग। जैद बेटा बिल्कुल ये सेशन मेरे दिमाग में है, और असल में होता ये है कि बेचारा केफ का बच्चा इतना पिसा हुआ होता है अपने कोर्स के अंदर ही कि वो फिर मैं रिलक्टेंट होता हूँ। मैं ज़रूर रखूँगा बेटा। सर आई एम ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर CSS, शुड आई टेक दिस कोर्स साइमल्टेनियसली विद माई CSS प्रेप। अच्छा रहीम शाह बेटा, ये मुझे बताओ आपने उसमें सब्जेक्ट कौन से लिए हैं CSS में? क्या आपने अकाउंटिंग का सब्जेक्ट लिया है? आप किस बैकग्राउंड से हैं? अगर आप CA बैकग्राउंड से हैं और आपने अकाउंटिंग लिया है तो फिर नहीं है आपका। देखिए इस केस में रहीम शाह देखो बेटा, CSS का ऑब्वियसली आई एम अ CSS ऑफिसर, आपको पता है मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट पास किया था, आई नेवर रीअपीयर्ड, आई वाज यंगेस्ट इन माय बैच। तो मुझे जो है ना CSS का बहुत अच्छा तजर्बा है। तो असल में ये है कि हमेशा ना प्लान बी रखना चाहिए ज़िंदगी का। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्लान बी है, जिसके मैं प्लान बी इसलिए बोल रहा हूँ बेटा कि देखो ना CSS में बड़े प्रॉब्लम्स हैं। वो मैं CA को पढ़ाता हूँ, CSS खुद किया हुआ है, तो मैं कंपैरिजन ऐसे करता हूँ कि CA ना स्लो पॉइजनिंग है, बच्चे को थोड़ा थोड़ा जहर दे के मारते हैं, लंबी रेस है, ठीक है। बच्चा मरता इसमें भी है, 6 साल में मर गया, 5 साल में मर गया। CSS एक अलग बॉल गेम है, वो एक झटके में मार देती है, ठीक है। ज़ोर का झटका ज़ोर से लगता है, क्योंकि यू फेल इन 1 पेपर यू फेल इन ऑल, 3 अटैम्प्ट हैं। तो इस वजह से उसका ना इवन पास भी कर लिया तो भाई एग्रीगेट के मार्क्स नहीं आए। आपको पता होगा, आप CSS बैकग्राउंड के हैं कि एग्रीगेट क्या होता है। फिर अगर उसमें एक और प्रॉब्लम होता है, चलो पास कर लिया जी, एलोकेशन नहीं हुई, तो 1000 मसले होते हैं। तो कोई ना कोई बैकअप प्लान रखना होता है आपको। तो आपका बैकअप प्लान क्या है? अगर आपके पास कोई बैकअप प्लान है गुड, नहीं है ज्वाइन कर लो,
ठीक है, क्योंकि आप टैक्स सीख लोगे, आप अपना काम कर लोगे। और वो ग्रेजुएशन आपने किस चीज़ में किया है ये ज़रा बता दीजिएगा। सर वन लास्ट हम्बल रिक्वेस्ट फॉर सेशन CSS फॉर, यार जैद मैंने ये सेशन पहले भी किया है, दोबारा करूँगा कि जो CA के स्टूडेंट्स हैं जो CSS में आना चाहते हैं उनको किस तरीके से आना चाहिए। रहीम आपको बेटा LLB करके बैठे हो, लाजमन ये कोर्स अटेंड करना चाहिए, आपको तो सोचना भी नहीं चाहिए, LLB के साथ ये बहुत आपको फ़ायदा दे। अब ये बात है, एज ए लॉयर आप अगर जाते हैं सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, बेटा प्रैक्टिस इस्टेब्लिश होते होते उम्र लग जाती है, आपको खुद पता होगा आप जिस भी एरिया में हैं। तो टैक्स ऐसी चीज़ है, देखिए एक बात समझें जो LLBs इस वक्त सेशन को अटेंड कर रहे हैं कि बाकी जगह पे ना कोई इवेंट से लिंक होता है, कंटिंजेंट होता है कि जी आपको क्लाइंट मिलेगा तो एक ही दफ़ा मिलेगा। यहाँ क्लाइंट जो होता है ना उम्र भर मिलता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ LLB को कि उम्र भर क्यों मिलता है। क्लाइंट कभी आसानी से नहीं टूटता। भाई देखिए एक क्लाइंट आता है जो आपको इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए आता है, स्क्रीन आपसे शेयर्ड है ना, इंक्रीज नज़र आ रही है आपको, इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए आपके पास क्लाइंट आता है। ये क्लाइंट क्या करता है, इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए आपके पास आया ना, तो एनुअली एक दफ़ा तो आपके पास आएगा ही आएगा ना, हर साल आपको रिटर्न फाइल करने की फी देगा। और अगर इसका बीच में ऑडिट आ गया, अगर इसका कुछ मॉनिटरिंग आ गई तो आपको फी देगा। और अगर देखिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप अच्छे जा रहे हैं तो सेल्स टैक्स के मैटर्स भी जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है आप उसके देखते हैं। ज़्यादातर जो सेल्स टैक्स के जो बड़ी कंपनीज होती हैं या जो रीज़नेबल साइज़ की जिनके पास अकाउंटिंग का अपना सेटअप होता है इन हाउस, तो वो सेल्स टैक्स खुद देख रहे होते हैं। मतलब सारे केसेस में नहीं, कुछ केसेस में खुद अपने अकाउंटेंट से काम कराते हैं, मगर फिर भी एडवाइज़र चाहिए होता है। तो यहाँ पे भी ये आउटसोर्स हो जाता है, तो मंथली बेसिस पे इसका क्लाइंट आपके पास आ गया। अब आप सोचो कि ये जो क्लाइंट है आप बन चुके हैं इसके क्या राजदार, सारे राज आपको पता है, क्यों छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। तो इसका मतलब है कि एक रीज़नेबल साइज़ अगर आपने क्लाइंटेल बना लिया ना, एक रीज़नेबल साइज़, हर किसी का रीज़नेबल साइज अलग होता है, 100+ क्लाइंटेल बन गया ना, चुप करके सुकून से ज़िंदगी गुजारो, क्यों, वो आपसे कभी नहीं हटता। तो इसीलिए लॉयर्स को, जो यंग लॉयर्स है, मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसेंटिव ये है कि पैसा बहुत है टैक्स में, इसीलिए चीफ जस्टिस ने भी ये बात कही थी लॉयर्स को टैक्स सीखें। व्हाट इज़ द ग्रोथ फॉर ग्लोबल मोबिलिटी? काशिफ, ग्लोबल मोबिलिटी कुछ अर्सा पहले ज़ीरो थी, ज़ीरो बिल्कुल नहीं थी, अब ग्लोबल मोबिलिटी आ चुकी है। वो इसलिए आई है, ज़ीरो इसलिए थी, सबसे पहले देखिए हमारे पास जो टैक्स के लॉज हैं, ये बड़े अच्छे सवाल आप लोग पूछ रहे हो एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये मैं आंसर कर पा रहा हूँ ताकि जिस भी बच्चे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए मिल जाए। टैक्स लॉज में अगर आप हम आएँ तो मेनली जो टैक्स लॉज है ना, वो बड़े बड़े टैक्स लॉज को देखा जाए 3 है। एक है इनकम टैक्स, एक है सेल्स टैक्स और एक है कस्टम्स ड्यूटी। ठीक है, मैं FED को काउंट नहीं कर रहा, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स को मैं इसमें ही सेल्स टैक्स में शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो सेल्स टैक्स है ना, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विस का हो, फेडरल यानी गुड्स का, ठीक है, फेडरल हमारे पास डील करता है गुड्स के सेल्स टैक्स के साथ, और प्रोविंशियल हमारे पास डील करता है सर्विसेज के साथ। दुनिया में ये डायकोटोमी नहीं है, दुनिया भर में एक ही जगह पे होते हैं ये, और इस दोनों को मिला के वो बोलते हैं बेटा क्या, VAT, क्या बोलते हैं इसको, वैल्यू एडेड टैक्स। हम जिसको सेल्स टैक्स बोल रहे हैं ना, दुनिया उसको क्या बोलती है, वैल्यू एडेड टैक्स, VAT बोलती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में भी जो सेल्स टैक्स है वो VAT मोड में ही है, सेम मेथड से, और उसके प्रिंसिपल दुनिया भर में एक जैसे। तो सबसे बड़ी जो ग्लोबल मोबिलिटी मिल गई है ना मेरे बच्चों, ये सवाल किसने पूछा था, काशिफ, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। देखिए दुनिया भर में सबसे बड़ी मोबिलिटी आपको मिली है VAT में बेटा, और कहाँ मिली है, मिडल ईस्ट। सारा मिडल ईस्ट जो है अब आपको लेके आया है किस चीज़ पे, टैक्स पे, क्योंकि वो ऑयल की इकोनॉमी से निकल के अब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो उन्होंने टैक्सेस भी लगा दिए। कतर में, UAE में, ओमान में, सऊदी में ये टैक्स आ चुके हैं VAT के नाम से। तो वहाँ पे अब 2-3 जो है ना ग्लोबल मोबिलिटी की रीजंस हैं। एक ये कि एक तो आप पाकिस्तान में रह के सर्विसेज दे सकते हो क्योंकि ऑनलाइन है ज़्यादातर, और सेकंड जो है वहाँ की जो फर्म्स हैं उन फर्म्स में आप जा सकते हो जो टैक्स और CA की फर्म्स होती हैं, हायरिंग करी होती हैं। मगर कहीं कहीं पे अगर आप थोड़ा जल्दी मूव करो तो इवन उनकी गवर्नमेंट्स की जॉब भी ऑफ़र हुई है इनिशियल स्टेज पे। मैंने सुना ये है कि शायद इस दफ़ा
आई थिंक शायद कतर है जिसमें अभी टैक्स की मूवमेंट, मतलब टैक्स कुछ आने वाला है। जब यूएई में पहली दफ़ा VAT आया था तो पाकिस्तानी और इंडियंस काफ़ी वो गए थे वहाँ पे। तो बट बहरहाल गवर्नमेंट में से ज़्यादा जाने से अच्छा होता है फर्म्स में जाना, ताकि आप अर्निंग कर सको। इसी तरीके से इसमें हालांकि इनकम टैक्स थोड़ा हर मुल्क का डिफरेंट होता है, मगर चूँकि आप सीख लेंगे, लर्न कर लेंगे, तो देन आपको उस दूसरे मुल्क के इनकम टैक्स को सीखना इजी है, ठीक है। मगर फिर भी आपको उस कंट्री को, जैसे ख़ास तौर पे मैं मिडिल ईस्ट की बात करूँगा, तो उसमें जैसे कॉरपोरेट इनकम टैक्स अभी मौजूद है, ठीक है। कॉरपोरेट इनकम टैक्स की एग्जांपल दे रहा हूँ, वो बिल्कुल तकरीबन पाकिस्तानी लॉ से मिलता हुआ जुलता है, बल्कि और भी इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। तो आप उसको इजीली लर्न कर सकते हैं और लर्न करके आप यही बेनिफिट ले सकते हैं। ये अलबत्ता पाकिस्तान के इसमें कोई ख़ास मोबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें क्लियरिंग एजेंट्स होते हैं जो कि क्लियरिंग कराते हैं। क्लियरिंग एजेंट्स वाला काम जो है वो बहुत, मतलब वो इतना मतलब जिसमें हाईली एजुकेटेड लोग उसमें इतने नहीं जाते, इस वजह से ये थोड़ा मुख्तलिफ है, ठीक है। आई होप कि मैंने आपका क्वेश्चन आंसर कर दिया। और कोई क्वेश्चन है भाई, वरना मैं सेशन को एंड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कंसाइज। बेटा मलिया फ़ीस वगैरह के लिए मैं एक बात बता दूँ, देखिए कोर्स की फ़ीस का इसमें नीचे लिखा हुआ है। एक चीज़ मैंने अभी एडमिन को कही हुई है और दे विल फॉलो इट, कि अगर कोई डिज़र्विंग बच्चा होगा तो वो उसको ज़रूर ब-ज़रूर फैसिलिटेट करेंगे, ठीक है। आप इसी डॉक्यूमेंट को अगर आप ये नंबर लिख लें, ये नंबर लिख लें, एडमिन का ये नंबर है, इससे जब आप रब्ता करेंगे ना तो दे आर ऑलरेडी गाइडेड। फ़ीस के हवाले से ये देखें, हमारे कोर्सेज़ जो हैं, चूँकि 10 कोर्सेज़ हैं, पर कोर्स 10,000 है, 5,000 एडमिशन फ़ी है, बट डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को वो पूरा अकामोडेट कर देते हैं। तो प्लीज़ टॉक टू द एडमिन फ़ी के हवाले से, और अगर कोई मेरी भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो आई एम ऑलवेज़ हियर। ये मेरा ख्याल है मैं ब्लॉक कर रहा था, तो अभी आप देख लें, फ़ीस की डिटेल इसी डॉक्यूमेंट में मौजूद है, ठीक है। और जो भी बच्चे को अगर फाइनेंशियल इश्यूज होंगे तो प्लीज़ टॉक टू एडमिन, वो आपकी पूरी हेल्प कर देंगे। क्योंकि इसमें 2 हमारे आते हैं मॉड्यूल्स, तो हर मॉड्यूल की फ़ी अलग ली जाती है, एक साथ मेरा ख्याल है कि वो एडमिन नहीं ले रही होती, 2 पार्ट्स के अंदर होती है, तो सिर्फ मॉड्यूल की हद तक आप फ़ी कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। और कोई सवाल भाई? चलिए, जज़ाकल्लाह। अगर कोई फर्दर क्वेरी हो किसी भी स्टूडेंट की तो फील फ्री, ये एडमिन का नंबर है, और मिस सितारा आपसे रब्ता करेंगी। आपके लिए 2-3 लोग होंगे, क्योंकि जो मेरी टीम है यहाँ पे वो सारी की सारी एक प्रॉपर इदारा है हमारा। ये जो IC टेप है, IC टेप इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर्स ऑफ पाकिस्तान, ये हमारा कराची में जो लोग जानते हैं। मलिहा न्यूली इंडक्टेड इंस्पेक्टर्स जो हैं उनके लिए कोर्स यूज़फुल है कि नहीं है? देखिए, उन न्यूली इंडक्टेड इंस्पेक्टर्स को जो आगे चल के एडवाइज़री में जाना चाहते हैं, जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी करेंगे, क्योंकि जब आप थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे ना तो आपको लगेगा कि भाई सैलरी कम है, तो फिर वो देखते हैं कि हमारी नॉलेज तो इतनी अच्छी है कि हम बहुत अच्छा कमा सकते हैं, हमारी जो नॉलेज है उससे हम जितना यहाँ साल में कमाते हैं उतना महीने में कमा सकते हैं, तो फिर वो दिन इंसेंटिव नज़र आता है। बल्कि टैक्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले हर उस बंदे के दिमाग में ये ख्याल आता है, मेरे दिमाग में भी आया था, और मेरे स्टूडेंट्स को ये किस्सा पूरा पता है कि मैंने एक जगह कोई देखा तो एक वकील साहब थे हाई कोर्ट के, उनको मैं अपने केस की डिस्क्रिप्शन बता रहा था, हाई कोर्ट में खड़े हुए, तो मुझे देख रहे हैं और सुने जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, तुन्यू साहब आपने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी। तो मैं परेशान हो गया कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैं कहा, क्या हो गया सर, ऐसी बात आप क्यों करें? कहते हैं, आपकी जितनी नॉलेज है ना, द वे यू आर एक्सप्लेनिंग, कोई नहीं कर सकता। यू शुड बी अ लॉयर, यू शुड बी अ लॉयर। कहते हैं, बहुत पैसा बनाओगे, आप क्या कर रहे हो गवर्नमेंट में रह के? तो मैंने कहा, बात तो सही कह रहे हैं। मैं आया, पेपर पे प्लानिंग की, घर गया, अपने मुर्शिद को दिखाया। मुर्शिद तो समझ गया ना, बीवी। तो मुर्शिद को कहा, मुर्शिद ये बात करनी है थोड़ी सी। उन्होंने कहा, हाँ बताएं क्या करना है। मैंने जब एक्सप्लेन किया कि जी मैं जॉब छोड़ के और फिर ये एडवाइजरी और ये इतना पैसा होगा, 6 महीने यूरोप में
ज़िंदगी गुजारेंगे, 6 महीने पाकिस्तान, इतना पैसा है इसका। उन्होंने कहा आपकी बात मुकम्मल हो गई? मैंने कहा, कहते जाओ। क्या हो गया यार, जाओ बताओ तो सही क्या करना है। कहते पागल हो गए हो, जॉब छोड़ोगे, CSS की जॉब छोड़ के तुम वकालत में जाओगे। मैंने कहा पैसा है भाई। तो बीबी ने कहा नहीं चाहिए पैसा। मैंने कहा अब इससे क्या आर्ग्यू करूँ बेटा। तब से लेके मैंने फिर वो एकेडमिक्स को और ज़्यादा टाइम दिया कि चलो वहाँ नहीं तो मैं खुद नहीं बनना तो मैं दूसरों को कम से कम बना देता हूँ। तो ये जो IC टेप है ना हमारा बेटा, ये प्रॉपर एक सेटअप है और ये प्रॉपर आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो यहाँ विज़िट करेंगे। तो हम ना बेसिकली ये काम जो कर रहे हैं, इसके अलावा CA का भी इंस्टीट्यूट है ये, चूँकि ब्रांडिंग मैं आपको सिखाऊंगा तो मैं अपनी ब्रांडिंग भी तो करूंगा ना, तो इसीलिए उसका नाम जो है ना STT, ठीक है, STT सॉल्यूशंस है। STT सॉल्यूशंस जो है उसका नाम है CA के इदारे का, STT सॉल्यूशंस, ठीक है। तो पूरी प्रॉपर टीम है बेटा जो आपकी हेल्प करेगी, पूरा एडमिन, पूरा ऑब्वियसली सब लोगों को पता है। जिस तरीके से अभी आप सेशन ले रहे हो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, फिज़िकल कैंपस पे भी आएंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा। तो आपको पूरी टीम जो होगी ये हेल्प करेगी, ठीक है। तो जैसे आपको मिस सितारा हैं, एडवोकेट अवैस हैं, हमारे एडवोकेट शुएब हैं, ठीक है, और इसके अलावा आपको मिस मारूख हैं, इसके अलावा आपके पास अली गौहर है। ये सारे वो लोग हैं जो आपके साथ टच में रहेंगे, जहाँ जहाँ जिसका भी काम होगा वो आपको हेल्प करेंगे। प्राइमरीली आप लोग जो हैं इंटरेक्ट करें इस वक्त मिस सितारा से, क्योंकि वही प्राइमरी जिम्मेदारी उसकी होती है ये CAT के कोर्स को देखने के लिए। एंड शी इज़ अ वंडरफुल स्टाफ मेंबर। वो इंशाल्लाह शी विल लुक आफ्टर यू प्रॉपरली, ठीक है। तो आप उससे रब्ता कीजिएगा। बाकी इसके अलावा thanks sir for the explanation. So you mean that to become a corporate lawyer I should focus on taxation as well? Yes, मोशन देखिए टैक्सेशन एंड कॉर्पोरेट लॉ। कहते हैं कॉर्पोरेट लॉयर किस चीज़ के लॉयर हैं आप? कॉर्पोरेट मतलब कंपनी को डील करते हैं, तो किस लॉ को देखना चाहते हैं? टैक्स को, तो टैक्स को देख लो। मगर अगर कंपनी बनानी है, लोग आते हैं ना जी मेरे लिए कंपनी बनाएं, तो कंपनी बनाने का प्रोसीजर कहाँ होगा? कंपनी लॉ में। कंपनी के SECP के मैटर्स होते हैं, फाइलिंग के बहुत सारे और मैटर्स होते हैं जिसमें कंपनी लॉ। तो मैं आपको यही कहूँगा मोशन फर्स्ट टारगेट टैक्सेशन। और चूँकि आपने लॉ किया हुआ है तो यू शुड टैक्स आपके लिए पहला डोमेन होना चाहिए, फिर देन मूव टू कॉर्पोरेट लॉ। क्योंकि उसमें प्रॉब्लम अगेन ये है कि पाकिस्तान में कहीं पे भी कोई ऐसा कोर्स नहीं पढ़ाया जाता कॉर्पोरेट लॉ का, इसके ज़रिए बंदा ट्रेन हो जाए एज अ कॉर्पोरेट लॉयर। क्योंकि मैं एट द सेम टाइम CA में ना कंपनी कॉर्पोरेट लॉ भी पढ़ाता हूँ, टैक्सेशन भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है पूरा कॉर्पोरेट लॉ के डोमेन का भी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर मलिया, मोस्ट वेलकम बेटा। चलें बेटा सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। होप के आपकी क्वेरी सेटल हो गई इंशाल्लाह। ये इसकी जो पहली क्लास होगी उसको हम जल्द स्टार्ट करेंगे, 1-2 दिन के अंदर हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेशन को। और जो इनिशियल क्लासेस हैं वो सारे बच्चे अटेंड कर सकते हैं, इवन विदाउट रजिस्ट्रेशन भी अटेंड कर सकते हैं, ताकि उनको अंदाज़ा हो जाए कि कोर्स की यूटिलिटी किस हद तक है, देन दे मेक अ डिसीजन। तो इनिशियल आई थिंक कुछ क्लासेस होती हैं जो एडमिन अलाउ करती है। तो बाकी इसका ग्रुप जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें सारे बच्चे। और जो मैंने एडमिन का आपको नंबर बताया, अगर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक किसी के पास ना हो तो प्लीज़ आप इस नंबर से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, इस नंबर से रब्ता कर सकते हैं। या इसके अलावा एडवोकेट अवैस का नंबर है आपके पास अवेलेबल होगा, क्योंकि वो पोस्ट वगैरह भी शेयर कर रहा होता है, तो उससे भी रब्ता कर सकते हैं, ताकि फिर आप इस ग्रुप में आ सकें और फिर फर्दर हमारी कम्युनिकेशन आपसे होती रहे अगली क्लास और फर्दर डिटेल्स के लिए। आई होप कि आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेरीज। तो लेट्स एंड हियर, इंशाल्लाह क्लास में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।